सोचिए अगर कॉलेज का सबसे हॉट और पॉपुलर स्पोर्ट्स स्टार अचानक एक दिन आपके पीछे पड़ जाए और आपसे एक नकली लव ड्रामा यानी झूठा प्यार का नाटक करने को कहे तो आपकी क्या हालत होगी। जी हाँ, कुछ ऐसा ही होने वाला है हमारी आज की कहानी में। आज से हम सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली एक बेहद ही कमाल की कॉलेज रोमांटिक ड्रामा सीरीज ऑफ कैंपस की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके हर एपिसोड को हम एक एक करके बेहद ही मजेदार तरीके से समझेंगे। रोमांस, मस्ती और ढेरों ट्विस्ट से भरपूर इस सीरीज को मिस ना करने के लिए अभी से तैयार हो जाइए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए बिना कोई वक्त बर्बाद किए सीधे चलते हैं कहानी के पहले धमाकेदार एपिसोड पर। कहानी की शुरुआत होती है बर्फ से ढके एक शानदार आइस हॉकी रिंक से, जहां हमारा हीरो गैरेट बड़ी ही जोश और जुनून के साथ हॉकी की प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक उसी वक्त इस रिंक के पास वाले हिस्से की सफाई करने के लिए हमारी हीरोइन हैना वहां पहुंचती है। हैना अपने कानों में हेडफोन लगाए मस्त गाने सुनते हुए और अपनी ही एक अलग दुनिया का मजा लेते हुए सफाई करने में जुटी हुई थी। इसी दौरान गैरेट अपनी प्रैक्टिस खत्म करके सीधे शावर रूम की तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हैना अपने काम में इतनी खोई हुई थी कि उसका ध्यान ही नहीं जाता कि आसपास क्या चल रहा है, और वो साफ करते करते सीधे उसी शावर रूम के अंदर चली जाती है। अब चूंकि वो एक ओपन टाइप शावर रूम था, तो जैसे ही हैना अंदर कदम रखती है, वो देखती है कि गैरेट वहां बिना कपड़ों के नहा रहा है। अचानक गैरेट को इस हालत में देखकर बेचारी हैना के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। लेकिन गैरेट के लिए तो मानो ये रोज की बात हो, वो इसे बहुत ही कूल अंदाज में लेता है और बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता है। पर दूसरी तरफ हैना बेचारी शर्म और घबराहट के मारे वहाँ एक सेकंड भी खड़ी नहीं रह पाती और तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। सच कहें तो हैना की जिंदगी इतनी भी आसान नहीं थी। वो काफी समय से पैसों की तंगी और आर्थिक दिक्कतों से जूझ रही थी। कॉलेज से मिलने वाली स्कॉलरशिप और एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम नौकरी करके जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी, उसी के सहारे वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा और पढ़ाई का खर्च उठा पा रही थी। लेकिन किस्मत इन दोनों को बार बार एक दूसरे के सामने ला रही थी। कॉलेज की एक बेहद जरूरी सब्जेक्ट की क्लास में ये दोनों फिर से एक ही कमरे में आमने सामने आ जाते हैं। आपको बता दें कि ये सब्जेक्ट पूरे कॉलेज का सबसे कठिन सब्जेक्ट माना जाता था, जिसमें अक्सर ज्यादातर बच्चे फेले हो जाते थे। लेकिन हमारे हीरो गैरेट के लिए इस सब्जेक्ट को पास करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि अगर वो इसमें पास नहीं होता तो उसे आगे कॉलेज की आइस हॉकी टीम में खेलने की परमिशन नहीं मिलती। आखिरकार जब सब लोग बड़ी ही बेसब्री से अपने असाइनमेंट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, तो नतीजा वही निकला जो हमेशा होता था। क्लास के ज्यादातर स्टूडेंट्स फेल हो चुके थे और इस फेल होने वालों की लिस्ट में हमारा हीरो गैरेट भी शामिल था। जब गैरेट पूरी तरह से मायूस होकर बैठा हुआ था, तभी उसकी नजर अपने ठीक आगे बैठी हैना के पेपर पर पड़ती है, जहां चमकता हुआ A+ ग्रेड लिखा था। ये देखकर गैरेट की आंखें खुली की खुली रह गईं और वो हैरान होकर उस पेपर को देखता रह जाता है। हैना ने गुस्से में गैरेट को टोकते हुए पूछा कि वो उसे इस तरह क्यों घूर रहा है। गैरेट भी कहाँ पीछे हटने वाला था। उसने तुरंत मौके का फायदा उठाया और सुबह शावर रूम में हुई उस अजीब घटना की याद दिलाकर उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। गैरेट ने चुटकी लेते हुए कहा कि अच्छा, तो वो सब देखने का लाइसेंस सिर्फ तुम्हारे ही पास है क्या? गैरेट की ये बात सुनकर हैना शर्म और गुस्से से लाल पीली हो गई और उसके पास पलटने के लिए कोई जवाब नहीं था। क्लास खत्म होने के बाद जब हैना अपनी दोस्तों के साथ खड़ी होकर बातें कर रही थी, तभी कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है। ये है कॉलेज का सबसे पॉपुलर सिंगर जस्टिन। हैना के दिल में जस्टिन के लिए बहुत पहले से ही एक तरफा प्यार यानी एक बड़ा सा क्रश था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी कि वो खुद जाकर जस्टिन से सीधे बात कर सके। जब वो अपनी दोस्तों के साथ जस्टिन के बारे में ही बातें कर रही थी, तभी गैरेट दोबारा हैना के पास आता है। इस बार वो बहुत ही सीधे और प्यारे तरीके से उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उस मुश्किल सब्जेक्ट के लिए उसे ट्यूशन पढ़ा सकती है। गैरेट बहुत ही उदास होकर अपनी मजबूरी बताता है कि अगर वो इस टेस्ट को पास नहीं कर पाया तो उसका पूरा हॉकी करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और वो आगे कभी टीम में नहीं खेल पाएगा। लेकिन गैरेट की इतनी मिन्नतें सुनने के बाद भी हैना को उसकी मदद करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। हैना ने सीधे उसके मुंह पर मना करते हुए कहा कि मेरे पास करने के लिए और बहुत सारे काम हैं। तुम हॉकी खेलो या ना खेलो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे परेशान करना बंद करो और पढ़ाने के लिए किसी और को ढूंढो। ये तीखा जवाब देकर हैना वहां से तुरंत रवाना हो गई। इसके बाद हैना सीधे अपनी म्यूजिक क्लास की तरफ भागी, लेकिन जब तक वो वहां पहुंची, क्लास पहले ही शुरू हो चुकी थी। वहां लेट पहुंचने पर हैना को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा। उसकी टीचर ने उसे बताया कि कॉलेज के बजट में कटौती होने की वजह से उसकी स्कॉलरशिप को रद्द यानी कैंसिल कर दिया गया है। ये खबर सुनकर मानो हैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पहले से ही पार्ट टाइम जॉब, कॉलेज की क्लासेस और ढेर सारे असाइनमेंट्स के बीच अपनी जिंदगी को किसी तरह संभाल रही थी। ऐसे में एक और पार्ट टाइम काम ढूंढने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकती थी। जब वो गहरी चिंता में डूबी थी कि अब बिना स्कॉलरशिप के पढ़ाई कैसे पूरी होगी, तभी उसकी नजर पास ही पड़े एक ब्रोशर पर गई। ये दरअसल एक पॉप म्यूजिक कंपटीशन का ब्रोशर था, जिसमें अगर वो जीत जाती है तो उसे फिर से अपनी स्कॉलरशिप वापस मिल सकती है।
टीचर ने उसे पहले ही सावधान कर दिया था कि इस मुकाबले को जीतना बच्चों का खेल नहीं है और यहाँ मुकाबला बहुत ही कड़ा होने वाला है। इसके बावजूद अपनी पढ़ाई को रुकने से बचाने के लिए हैना ने इस मुकाबले में हिस्सा लेने का पक्का मन बना लिया और उसकी टीचर ने भी उसे पूरा सपोर्ट और हर मुमकिन मदद करने का भरोसा दिया। दूसरी तरफ अगर कहानी के अगले हिस्से पर नजर डालें तो हमारा हीरो गैरेट अपने 3 दोस्तों के साथ एक बड़े से घर में रहता था। ये तीनों भी उसी की तरह कॉलेज की आइस हॉकी टीम के धुरंधर और मेन प्लेयर्स थे। क्योंकि गैरेट उस हॉकी टीम का कैप्टन भी था, इसलिए पूरे कॉलेज में उसका एक अलग ही रुतबा था और लड़कियों के बीच उसकी बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। एक दिन उन सब ने मिलकर अपने बड़े से घर पर एक शानदार हाउस पार्टी रखी थी। उस पार्टी का माहौल बेहद कमाल का था, जहां आए हुए लगभग सभी लड़के अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ पूरी मस्ती कर रहे थे। लेकिन हमारे गैरेट का मिजाज थोड़ा अलग था। उसे किसी के भी साथ कोई सीरियस रिलेशनशिप रखने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। इसी पार्टी के बीच वहां कैंडल नाम की एक लड़की आती है, जिसके साथ गैरेट का सिर्फ एक कैजुअल सा रिश्ता था। दोनों थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद कैंडल गैरेट से अपने दिल की बात कह देती है। वो साफ तौर पर कहती है कि अब वो सिर्फ उसकी एक कैजुअल फ्रेंड बनकर नहीं रह सकती, बल्कि वो उसकी असली गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। लेकिन गैरेट ने बिना किसी झिझक के कैंडल के मुंह पर कह दिया कि मैंने तुम्हें पहले ही साफ साफ बता दिया था कि मुझे प्यार या किसी सीरियस रिलेशनशिप में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम्हें सिर्फ एक कैजुअल रिश्ता चाहिए तभी हम साथ रह सकते हैं। गैरेट का ये बेबाक जवाब सुनकर कैंडल को बहुत बुरा लगा और गुस्से में आकर उसे बुरा भला कहते हुए वहां से तुरंत निकल गई। इसी दौरान गैरेट के फोन पर उसके पिता का फोन आने लगता है, लेकिन फोन स्क्रीन देखते ही उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी छा जाती है और वो बिना किसी दिलचस्पी के कॉल को काट देता है। ये बात साफ दिखाती है कि गैरेट और उसके पिता के बीच रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ हैना और उसकी सबसे अच्छी दोस्त और रूममेट एली दोनों एक ही रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करती थी। इसी रेस्टोरेंट में हैना का वो खास क्रश जस्टिन अक्सर लाइव गाना गाने आया करता था। जब भी जस्टिन वहां गाता, हैना अपना सारा काम धाम भूलकर अपनी आंखें टिकाए बिना बस उसी को देखती रहती। अपनी सहेली को इस हालत में देखकर एली ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि तू उसे इतना बड़ा स्टार समझकर दूर से क्यों निहार रही है? हिम्मत कर और जाकर उससे सीधे बात कर, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। एली ने हैना को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन काफी समझाने के बाद भी डर की वजह से हैना में इतनी हिम्मत नहीं आ पाई कि वो जस्टिन के पास जाकर बात कर सके। फिर देर रात काम खत्म करके जब हैना अपने घर लौटती है तो वो अपनी स्कॉलरशिप वापस पाने की उम्मीद में उस म्यूजिक कंपटीशन के लिए गाने के बोल और उसकी धुन तैयार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करने लगती है। काफी देर तक मत्थापच्ची करने के बावजूद हैना म्यूजिक की एक लाइन भी नहीं लिख पा रही थी और इस राइटर ब्लॉक की वजह से वो अंदर ही अंदर चिड़चिड़ी और परेशान हो रही थी। अगले दिन जब वो रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, तभी अचानक वहां जस्टिन एक पार्सल लेने आता है। उसे अपने इतने पास देखकर हैना की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो बुरी तरह घबरा जाती है। घबराहट और हद से ज्यादा एक्साइटमेंट के मारे वो जस्टिन के सामने कुछ भी अनाप शनाप और बचकानी बातें बोल जाती है। लेकिन हैना को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वहां मौजूद गैरेट उसकी सारी बकवास को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। जस्टिन के वहां से जाते ही गैरेट हैना के पास आता है और चुटकी लेते हुए कहता है कि यार, तुमने तो उस लड़के को फालतू में ही अपने सिर पर चढ़ा रखा है। तुम उसके इतने सामने खड़ी थी, फिर भी उसने तुम्हें जरा सा भाव तक नहीं दिया। गैरेट की ये बात सुनकर हैना का पारा चढ़ जाता है और वो उसे करारा जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हारी इन फालतू और सस्ती डेटिंग टिप्स की मुझे कोई जरूरत नहीं है, समझे? पर गैरेट भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपनी पुरानी जिद लेकर फिर से उसके पीछे पड़ गया और गिड़गिड़ाते हुए दोबारा मिन्नतें करने लगा कि प्लीज मुझे इस सब्जेक्ट में पास होने में मदद कर दो, वरना मुझे हॉकी टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। गैरेट की इन बातों को सुनकर साफ पता चलता है कि हैना को आइस हॉकी जैसे खेल से कितनी ज्यादा नफरत और चिढ़ थी। हैना का मानना था कि हॉकी इकलौता ऐसा खेल है जहां खिलाड़ियों के बीच सरेआम मारपीट होने पर भी उन्हें खेल से बाहर नहीं निकाला जाता, बल्कि लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए इस हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है। हैना ने गैरेट के मुंह पर साफ साफ कह दिया कि ये खेल पूरी तरह से हिंसक और जंगली है, इसलिए उसे इससे सख्त नफरत है। क्लास खत्म होने के बाद जब गैरेट और उसके दोस्त वापस अपने घर पहुंचे तो वहां उनका इंतजार एक बेहद ही अवांछित और अप्रत्याशित मेहमान कर रहा था। वो अनचाहा मेहमान कोई और नहीं बल्कि गैरेट के पिता फिल ग्राहम थे। दरअसल गैरेट द्वारा उनका फोन ना उठाने और उन्हें नजरअंदाज करने की वजह से वो गुस्से में सीधे उसके घर आ धमके थे। गैरेट के पिता अपने जमाने के एक बहुत बड़े आइस हॉकी लेजेंड रह चुके थे, लेकिन उनकी एक बुरी आदत थी कि गैरेट चाहे जितनी भी बड़ी कामयाबी हासिल कर ले, वो हमेशा उसका हौसला तोड़ने और उसे छोटा दिखाने का ही काम करते थे। गैरेट की माँ का बहुत पहले ही देहांत हो गया था और उसके बाद उनके पिता का ये बर्ताव बन चुका था कि वो हर महीने एक नई गर्लफ्रेंड ढूंढ लेते थे। इस बार भी वो अपनी नई मंगेतर से शादी करने की घोषणा करने और गैरेट को अपनी शादी का न्योता देने के लिए वहां आए थे। अपने पिता की ये बात सुनकर गैरेट के सब्र का बांध टूट गया। उसने बहुत ही तीखे लहजे में सीधे उनके मुंह पर पूछ लिया कि क्या उस बेचारी लड़की को आपके बारे में कोई भी सच्चाई पता है? बेटे का ये कड़वा सवाल सुनते ही उनके पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो बिना कुछ बोले तुरंत वहां से बाहर चले गए।
इस तीखी बहस के ठीक बाद गैरेट का एक बहुत ही बड़ा और अहम मैच होने वाला था। ये मुकाबला उनकी कॉलेज टीम और उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी यानी राइवल टीम के बीच था। लेकिन अपने पिता के साथ हुई उस गर्मागर्म बहस के बाद गैरेट जब मैदान पर उतरा तो उसका दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं था। भीड़ में अचानक किसी को देखकर हैना को एक भयानक घबराहट और अनजान डर का एहसास हुआ, मानो उसे पैनिक अटैक आ गया हो। उसका दम घुटने लगा और वो बिना समय गंवाए वहां से भाग खड़ी हुई और एक खाली कमरे में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वो दरअसल एक म्यूजिक रूम था जहां कीबोर्ड और दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सलीके से रखे हुए थे। अपने दिल के इस डर और घबराहट को दूर करने के लिए हैना ने वहां एक ट्रैक प्ले किया और कीबोर्ड की धुनों पर अपनी उंगलियां चलाने लगी। धीरे धीरे वो गाने के सुरों में इतनी डूब गई कि अपने सारे गम और पास्ट के डर को भुलाकर बहुत ही खूबसूरती से झूमने और डांस करने लगी। ठीक इसी वक्त मैच के हाफ टाइम ब्रेक के दौरान गैरेट अपने दिमाग के भारीपन और तनाव को कम करने के लिए उसी रास्ते से गुजर रहा था। उस कमरे से आ रही मधुर संगीत की आवाज सुनकर जब गैरेट ने खिड़की से अंदर झांका तो उसकी नजर हैना पर पड़ी, जो वहां बेफिक्र होकर नाच रही थी। जहां एक तरफ पूरी दुनिया पहले हाफ के खराब प्रदर्शन के लिए गैरेट को ही जिम्मेदार मान रही थी, वहीं दूसरी तरफ हैना को अपनी ही मस्ती में खोकर बिना किसी परवाह के झूमते देख गैरेट के अंदर की सारी खीज और गुस्सा पल भर में छूमंतर हो गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई और उसका सारा मानसिक तनाव पूरी तरह गायब हो गया। वो अंदर से बिल्कुल रिलैक्स और कूल महसूस करने लगा। इस ताज़ा और पॉजिटिव मूड के साथ जब गैरेट दूसरे हाफ में खेल में उतरा तो उसने मैदान पर ऐसा शानदार गेम खेला कि विरोधी टीम देखती रह गई। अपनी लाजवाब वापसी के दम पर उन्होंने वो मैच शानदार तरीके से जीत लिया और गैलरी में बैठे उसके सख्त पिता भी उसकी इस जीत को देखकर ताली बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। इसके बाद कॉलेज में होने वाली एक पार्टी में जाने के लिए हैना की सहेली एली ने उसे बहुत मनाया और काफी जिद करने के बाद आखिरकार हैना भी उस पार्टी में चलने के लिए मान ही गई। पार्टी के शोर शराबे और चहल पहल के बीच भी गैरेट का ध्यान कहीं और ही था। वो रेस्टोरेंट का इंस्टाग्राम पेज खोलकर हैना की तस्वीरें देख रहा था और उसे स्टॉक कर रहा था। वैसे तो गैरेट पहले भी कई बार उस रेस्टोरेंट में जा चुका था, लेकिन हैना नाम की इस लड़की पर उसका ध्यान सच में पहली बार अब जाकर गया था। रेस्टोरेंट में हैना की सहेली के मुंह से उसका नाम सुनने के बाद गैरेट ने बिना कोई वक्त गवाए इंस्टाग्राम पर हैना की पर्सनल आईडी ढूंढ निकाली और उसकी प्रोफाइल को खंगालना शुरू कर दिया। उसकी प्रोफाइल पर हैना के कुछ पुराने वीडियोस थे जिसमें वो बेहद सुरीली आवाज में गाना गा रही थी। हैना को इतनी खूबसूरती से गाते देखकर गैरेट के दिल में उसके लिए एक अलग ही इज्जत और दिलचस्पी पैदा हो गई। उसकी आवाज का जादू सीधे गैरेट के दिल पर चल गया था। तभी गैरेट की नजर उसी पार्टी में खड़ी हैना पर पड़ती है। मजेदार बात यह थी कि वहां हैना का वही पसंदीदा क्रश जस्टिन भी मौजूद था। अपनी सहेलियों के बार बार टोकने और जिद करने पर आखिरकार हैना ने किसी तरह अपनी सारी हिम्मत जुटाई और जस्टिन से बात करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन तभी रास्ते में किसी अनजान शख्स का हाथ हैना से टकरा जाता है और उसके हाथ में मौजूद ड्रिंक हैना के कपड़ों पर गिर जाती है। हैना के कपड़े पूरी तरह से भीग जाते हैं और वो सबके सामने बेहद अजीब और असहज महसूस करने लगती है। लेकिन इस शर्मिंदगी के बावजूद हैना हिम्मत नहीं हारती और उसी हालत में जस्टिन के पास पहुंचकर उससे बात करने लगती है। वो खुद को एक म्यूजिशियन के तौर पर जस्टिन से इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करती है। दूर से हैना की इस बेबसी और उलझन को देखकर गैरेट तुरंत एक्शन में आता है। वो बिना देरी किए सीधे हैना के पास पहुंचता है, अपना जैकेट उतारकर प्यार से उसे पहना देता है और जस्टिन के सामने ऐसे बर्ताव करता है मानो हैना उसकी अपनी गर्लफ्रेंड हो। चूंकि गैरेट पूरे कॉलेज का एक बहुत बड़ा स्टार प्लेयर था और जस्टिन को आइस हॉकी का काफी शौक था, इसलिए जस्टिन खुद भी गैरेट का बहुत बड़ा फैन था। और जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही जस्टिन को पता चला कि हैना उसके सबसे पसंदीदा खिलाड़ी गैरेट की गर्लफ्रेंड है, हैना के प्रति उसका नजरिया और बर्ताव पल भर में बदल गया। जब वो दोनों बात करके वहां से हटे, तब भी जस्टिन की आंखें टकटकी लगाए हैना पर ही टिकी हुई थीं। इधर हैना पूरी तरह से सोच में डूबी हुई थी कि आखिर गैरेट ने अचानक उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक क्यों किया और उसे अपना जैकेट क्यों पहनाया। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर जस्टिन के चेहरे के हाव भाव देखे तो उसे समझ आ गया कि गैरेट का ये ड्रामा पूरी तरह से रंग ला चुका था। इसके बाद गैरेट बहुत ही प्यार से हैना को बताता है कि उसने इंस्टाग्राम पर उसके गाने के वीडियोस देखे हैं। उसने हैना से कहा कि जब वो म्यूजिक बनाती है तो उसकी आंखों में एक अलग ही खुशी और जुनून दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत इम्प्रेस हुआ है। गैरेट के मुंह से अपने काम की इतनी बड़ी तारीफ सुनकर हैना मुस्कुरा देती है और पलटकर उससे पूछती है कि तुम भी तो अपने हॉकी को इसी तरह पूरे दिल से प्यार और जुनून के साथ खेलते हो, है ना? लेकिन हैना के इस सवाल पर जब गैरेट ने अपने दिल की बात बताई तो हैना हैरान रह गई और उसे गैरेट के अंदर छिपे असली दर्द का एहसास हुआ। गैरेट ने बड़ी ही मायूसी के साथ बताया कि उसने हॉकी सिर्फ और सिर्फ अपने पिता को खुश करने और उन्हें इम्प्रेस करने के लिए शुरू किया था। लेकिन कड़वा सच तो ये है कि वो चाहे जितना अच्छा खेल ले और कितनी ही जी तोड़ मेहनत कर ले, उसके पिता कभी खुश नहीं होने वाले और ना ही कभी उसके खेल की सच्ची कद्र करेंगे।
इसके बाद उन दोनों के बीच गैरेट की मां को लेकर भी बातचीत होती है। गैरेट नम आंखों से बताता है कि कैंसर की वजह से उसकी मां का बहुत पहले ही देहांत हो गया था और इसी वजह से अपने पिता के सामने खुद को साबित करना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और जरूरत बन चुका था। वो आगे कहता है कि मुझे किसी की सिफारिश या गलत शॉर्टकट का इस्तेमाल करके इस सब्जेक्ट में पास नहीं होना है, बल्कि मैं खुद मेहनत से पढ़कर इसमें पास होना चाहता हूँ। इसके बाद गैरेट हैना के सामने एक बहुत ही दिलचस्प डील रखता है। वो कहता है कि अगर हैना उसे इस मुश्किल सब्जेक्ट की पढ़ाई में मदद करेगी तो बदले में वो कॉलेज के सामने उसका नकली बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करेगा, ताकि उसके क्रश जस्टिन को जलन महसूस हो और वो हैना की तरफ खींचा चलाए। लेकिन हैना, जो पहले से ही पैसों की भारी तंगी और आर्थिक संकट से जूझ रही थी, तुरंत पलटकर कहती है कि सिर्फ नाटक करने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हें मुझसे पढ़ना है तो तुम्हें मुझे इसके लिए पूरे पैसे भी देने होंगे। गैरेट भी किसी तरह अपनी क्लास पास करके अपने हॉकी करियर को हर हाल में बचाना चाहता था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए खुशी खुशी उसकी ये शर्त भी मान ली। और इस तरह अपने अपने अलग मकसदों को पूरा करने के लिए आखिरकार दोनों इस अनोखी डील पर साइन कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि प्यार का ये झूठा नाटक इन दोनों को किस रास्ते पर लेकर जाएगा। क्या इन्हें सच में एक दूसरे से प्यार हो जाएगा या फिर इनके बीच की दूरियां और भी बढ़ जाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कल आने वाले दूसरे एपिसोड का इंतजार करना होगा। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में एपिसोड 2 लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द इसके अगले धमाकेदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, वन डे वन एपिसोड सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऑफ कैंपस सीरीज के दूसरे एपिसोड द प्रैक्टिस की कहानी को समझने वाले हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं कि कैसे एक नकली प्यार असली दिल की धड़कन बन जाता है, तो इस सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मजेदार कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी हाना अपनी व्यस्त दिनचर्या का हिसाब लगा रही होती है। उसके पास रिहर्सल, क्लासेस और काम के बीच जरा भी समय नहीं है। वहीं दूसरी तरफ गैरेट भी अपनी प्रैक्टिस में पूरी तरह व्यस्त है। हाना साफ साफ कह देती है कि वो गैरेट की मदद नहीं कर सकती, क्योंकि पॉप शोकेस का काम उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन गैरेट के लिए इस फिलॉसफी क्लास को पास करना बेहद जरूरी है। गैरेट जबरदस्ती हाना का फोन लेता है और खुद को मैसेज भेजकर उसका नंबर सेव कर लेता है। वो हाना को आज रात 9 बजे मिलने का समय देता है। गैरेट उसे बताता है कि उनके बीच नकली डेटिंग का नाटक होना चाहिए, ताकि जस्टिन का ध्यान हाना की तरफ खींचा जा सके। हाना कहती है कि वे सिर्फ हाथ पकड़कर घूम सकते हैं, लेकिन गैरेट इस बात को हंसकर टाल देता है और कहता है कि हाथ पकड़ने से कोई लड़का कभी नहीं जलता। जस्टिन को जलाने के लिए उन्हें सच में किस करने का नाटक करना होगा। गैरेट हाना को समझाता है कि कॉलेज का मशहूर गॉसिप पेज फिफ्थ लाइन, जिसे जूल्स चलाता है, उस पर जगह पाने के लिए उन्हें अपने इस नकली रिश्ते को बिल्कुल असली दिखाना होगा। गैरेट इस पूरे प्लान को हॉकी की रणनीति की तरह समझाता है, जिसमें पहले फेज में तालमेल बनाना है, दूसरे फेज में भीड़ और जस्टिन के सामने प्यार का दिखावा करना है और तीसरे फेज में दोनों का दर्दनाक ब्रेकअप होगा, जिसके बाद जस्टिन हाना के टूटे दिल को संभालने के लिए खुद दौड़ कर आएगा। हाना को ये अजीब योजना बहुत मजेदार लगती है और वो इसके लिए हाँ कह देती है। जब हाना गैरेट को पढ़ाने उसके घर पहुंचती है तो उसका सामना गैरेट के नटखट और अजीब दोस्तों से होता है। वहां जूल्स भी मौजूद होता है, जो गॉसिप पेज चलाता है। गैरेट हाना को अपने कमरे में ले जाता है, जहां उसका दोस्त डीन लगभग बिना कपड़ों के घूम रहा होता है, जिससे हाना थोड़ा असहज हो जाती है। पढ़ाई के दौरान हाना उसे नीत्शे और कांत की फिलॉसफी समझाती है। गैरेट को ये तो पता होता है कि नीत्शे व्यक्तिगत नैतिकता की बात करते थे और कांत कर्तव्यों की, लेकिन वो इस उलझन में होता है कि दोनों अलग होकर भी सही कैसे हो सकते हैं। हाना कहती है कि फिलॉसफी में सही या गलत जैसा कुछ नहीं होता, बल्कि ये सब इंसान के अपने नजरिए का खेल है। इसी बीच हम हाना की सहेली एली और उसके बॉयफ्रेंड शॉन की कहानी देखते हैं। एली अपने 2 साल पुराने रिश्ते में बोरियत महसूस कर रही है और कुछ नया करने के लिए एक कैलेंडर में सेक्स पोजीशन देखकर बदलाव लाना चाहती है, लेकिन शॉन पुरानी आदतों को ही पसंद करता है, जिससे एली थोड़ी निराश हो जाती है। दूसरी ओर हाना की संगीत की क्लास में है, जहां उसे अपने पॉप शोकेस के लिए तैयार किया गया गाना सुनाना होता है। हाना का ये पहला मौका है, लेकिन उसके गाने को सुनकर बाकी छात्र और प्रोफेसर उसे रचनात्मक आलोचना देते हैं। उनका कहना है कि हाना का संगीत किसी फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर जैसा लगता है, जैसे वो अपनी खुद की कहानी बयान करने के बजाय किसी और की कहानी के पीछे छिप रही हो। वो उसे सलाह देते हैं कि उसे अपने संगीत के जरिए अपनी भावनाओं की गहराई में उतरना होगा। क्लास खत्म होने के बाद गैरेट और हाना की मुलाकात अगली क्लास में होती है। गैरेट हाना के लिए कॉफी लेकर आता है, लेकिन हाना उसे याद दिलाती है कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, यानी वो दूध वाली कॉफी नहीं पी सकती। फिर भी गैरेट कहता है कि जस्टिन को दिखाने के लिए उसे नाटक करना होगा कि वो उससे प्यार करती है। ठीक उसी समय जस्टिन वहां पहुंच जाता है और गैरेट जानबूझकर हाना के करीब आ जाता है। वो हाना के बालों से खेलता है और उस पर पूरा ध्यान देता है, ताकि जस्टिन जलन महसूस करे। जस्टिन को सचमुच उनकी तरफ देखते हुए गैरेट हाना के चेहरे के काफी करीब आ जाता है, जिससे हाना थोड़ा शर्मा जाती है।
इसके बाद कॉलेज में डीन और बो बड़े ही मजाकिया अंदाज में मैक्सवेल डी लॉरेंटिस के जन्मदिन की पार्टी का ऐलान करते हैं। ये पार्टी केप कॉड में होने वाली है और इसका थीम है डायनामिक डुओ। इस पार्टी के लिए पूरी हॉकी टीम और उनके चाहने वाले जाने वाले हैं। हाना की सहेली एली जब इस नकली प्यार के प्लान के बारे में सुनती है तो वो बहुत रोमांचित हो जाती है। वो कहती है कि ये योजना पूरी तरह से पागलपन भरी है, लेकिन उसे ये बहुत पसंद आई। एली हाना को सलाह देती है कि जस्टिन का ध्यान खींचने के लिए उसे साधारण लड़की के बजाय थोड़ा हॉट और अलग अंदाज में तैयार होना चाहिए। एली खुद भी अपने बॉयफ्रेंड शॉन के साथ इस पार्टी में जाने का फैसला करती है, क्योंकि वो अपने नीरस हो चुके रिश्ते में थोड़ा रोमांच वापस लाना चाहती है। वो कहती है कि हालांकि वे दोनों सोलमेट्स हैं, लेकिन कभी कभी रिश्तों में बोरियत आ ही जाती है। गैरेट हाना को मैच देखने आने के लिए कहता है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर हाना उससे प्यार करती है तो उसे हॉकी भी पसंद होनी चाहिए। आखिरकार मैच का दिन आ जाता है, जहां ब्रायर की हॉकी टीम का मुकाबला चैटम क्लोवर से होता है। हाना स्टेडियम में पहुंचती है और वहां उसकी मुलाकात फिर से जूल से होती है, जो पूरे खेल पर नजर रखी है। मैच शुरू होने से पहले हाना की मुलाकात टीम के कोच से होती है। कोच हाना को बताते हैं कि गैरेट के पिता एनएचएल के इतिहास में सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। इस वजह से गैरेट पर हमेशा अपने पिता के नाम को बनाए रखने का बहुत भारी दबाव रहता है। वो खुद को साबित करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। जब हाना वेट रूम में गैरेट को पढ़ाने पहुंचती है तो वो हैरान रह जाती है। गैरेट एक साथ 2 काम कर रहा होता है। वो भारी वजन उठाते हुए जॉन लॉक की फिलॉसफी पढ़ रहा होता है। दोनों के बीच बेहद प्यारी और मीठी नोकझोंक होती है। गैरेट उसे चिढ़ाता है कि अगर उन्हें सबको विश्वास दिलाना है कि दोनों सच में डेट कर रहे हैं तो हाना को उसके मजाक करने पर शर्माना बंद करना होगा। वे दोनों इस बात पर बहस करते हैं और गैरेट उसके काफी करीब आ जाता है। वो कहता है कि क्या वे किस करने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हाना अपनी शर्त पर अड़ी रहती है कि उनके बीच कोई असली किस नहीं होगा। इसके बाद मैच शुरू होता है। मैदान पर गैरेट और लोगन की जोड़ी का कमाल देखने को मिलता है। वे दोनों एक दूसरे को बेहतरीन पास देते हुए खेल पर पूरी तरह कब्जा कर लेते हैं। अंत में गैरेट अकेले ही गेंद को आगे बढ़ाते हुए एक शानदार गोल दाग देता है। स्टेडियम में बैठी हाना ये देखकर बहुत प्रभावित होती है और मानती है कि गैरेट वाकई बहुत अच्छा खिलाड़ी है। इस पर जूल्स कहती है कि दिक्कत यही है कि गैरेट खुद भी ये बात बहुत अच्छे से जानता है। मैच जीतने के बाद टीम के लड़के अनोखे अंदाज में जश्न मनाते हैं। फिर समय आता है उस बहुप्रतीक्षित पार्टी का। केप कॉड में बने लाहिशान समर हाउस में पार्टी शुरू होती है। जब हाना वहां पहुंचती है तो उसने बहुत ही आकर्षक कपड़े पहने हैं। एली की सलाह सच साबित होती है, क्योंकि हाना को इस रूप में देखकर गैरेट भी दंग रह जाता है। वहां जूल्स हाना से बात करने आती है। जूल्स को इस बात पर थोड़ा शक होता है कि गैरेट जैसा लड़का जो कभी गर्लफ्रेंड नहीं रखता, वो अचानक हाना के साथ इस तरह के गंभीर रिश्ते में कैसे आ गया। जूल्स हाना से सीधे पूछती है कि उनके बीच आखिर क्या पक रहा है, लेकिन हाना बहुत ही समझदारी से बात को संभाल लेती है। तभी गैरेट वहां आकर हाना को एक बंद कैन वाली ड्रिंक देता है, क्योंकि उसे याद रहता है कि हाना पार्टियों में शराब पीना पसंद नहीं करती। गैरेट की इस समझदारी और केयरिंग नेचर को देखकर हाना के दिल में उसके लिए एक अलग ही इज्जत पैदा हो जाती है। पार्टी का रोमांच तब और बढ़ जाता है जब जस्टिन वहां पहुंचता है। जस्टिन को आया देखकर गैरेट और हाना तुरंत अपने खेल में लग जाते हैं। जस्टिन को लगातार अपनी तरफ देखते हुए गैरेट हाना को डांस फ्लोर पर ले जाता है। हाना समझ नहीं पाती कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो गैरेट उसे एक बहुत ही प्यारी हॉकी की सलाह देता है कि हमेशा खिलाड़ी को देखो, न कि सिर्फ पक को। गैरेट उसे अपने बेहद करीब खींचता है और उसके कानों में ऐसी बातें फुसफुसाता है जिन्हें सुनकर हाना सचमुच शर्मा जाती है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। जस्टिन ये सब दूर से देख रहा होता है और उसके चेहरे पर साफ जलन और उत्सुकता नजर आती है। गैरेट का ये दांव बिल्कुल सही बैठता है। पार्टी के खत्म होने के बाद उन दोनों को समर हाउस के एक कमरे में रात बितानी होती है। वहाँ कमरे में केवल एक ही बेड होता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है कि बेड पर कौन सोएगा और फर्श पर कौन। गैरेट के शरीर पर लगे गंभीर चोट के निशान और घावों को देखकर हाना का दिल पिघल जाता है और वो जिद करती है कि गैरेट को ही बेड पर सोना चाहिए, क्योंकि उसे आराम की जरूरत है। गैरेट किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, इसलिए वो मना करता है, लेकिन हाना चाहती है कि ये बेड इतना बड़ा है कि इस पर दोनों आसानी से सो सकते हैं। आखिरकार वे दोनों बेड पर आ जाते हैं और उनके बीच बहुत गहरी और भावुक बातचीत शुरू होती है। गैरेट अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच हाना के सामने बयान करता है। वो बताता है कि बचपन से ही उसके पिता ने उसे एक रोबोट की तरह पाला। जैसे ही उसने चलना सीखा, उसके पिता ने उसके पैरों में स्केटिंग शूज पहना दिए। उसे हर हफ्ते नापा जाता था कि वो तेजी से बढ़ रहा है या नहीं। उसे जबरदस्ती प्रोटीन शेक पिलाया जाता था, वजन उठवाया जाता था और गलतियां करने पर उसके पिता की सीटी हमेशा बजती रहती थी। उसने अपने पिता के डर की वजह से कई जन्मदिन की पार्टियां तक छोड़ दी। गैरेट कहता है कि हॉकी उसके लिए सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि उसकी पूरी पहचान बन चुकी है, जिसके बिना वो खुद को अधूरा महसूस करता है। गैरेट की इस तकलीफ को सुनकर हाना को उसके प्रति और भी ज्यादा हमदर्दी हो जाती है। इसके बाद हाना अपने फोन पर एक गाना बजाती है जो उसने हाई स्कूल में लिखा था। गैरेट उस गाने के खूबसूरत बोल और हाना की आवाज सुनकर पूरी तरह दंग रह जाता है। वो हाना की तारीफ करते हुए कहता है कि वो वाकई एक बेहतरीन संगीतकार है।
इसके बाद गैरेट हाना को एक और हैरान कर देने वाली बात बताता है। वो कहता है कि ईस्टवुड वाले मैच के दौरान वो बहुत तनाव में था और खेल नहीं पा रहा था, लेकिन तभी उसे ग्रीन रूम से किसी के गाने की आवाज़ सुनाई दी। वो कोई और नहीं बल्कि हाना थी, जो एल्टन जॉन का गाना गा रही थी। गैरेट कहता है कि उस आवाज़ ने उसे शांत किया और उसका ध्यान खेल पर वापस लाया। गैरेट की ये बात सुनकर हाना के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। रात को गहरी बातचीत के बाद हाना सो जाती है। अगली सुबह कॉलेज से बाहर जाने के लिए सभी छात्र बसों में चढ़ रहे होते हैं। हॉकी टीम के खिलाड़ी एक बस में होते हैं और बाकी सारे छात्र दूसरी बस में। गैरेट अपनी खिड़की से हाना को ढूंढ रहा होता है और आखिरकार उसे देख लेता है। हाना भी गैरेट को देखकर बहुत खुशी और उत्साह के साथ उसे हाथ हिलाकर हाय कहती है। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। जस्टिन वहाँ आता है और हाना के बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। वे दोनों आपस में हंसते खेलते और हंसी मजाक करते हुए बातें करने लगते हैं। वे बहुत ही घुल मिलकर एक दूसरे के साथ सहज महसूस कर रहे थे। उन्हें इतनी अच्छी तरह बात करते देख गैरेट के मन में थोड़ी घबराहट और जलन होने लगती है। अपनी इस बेचैनी को दूर करने के लिए गैरेट अपने काना में ईयरफोन लगाता है और वही गाना बजाता है जो हाना ने रात को उसे सुनाया था। गाना सुनते हुए वो अपने फोन पर पार्टी की पुरानी तस्वीरें देखने लगता है। जैसे ही वो हाना के साथ खींची गई अपनी खुद की तस्वीर देखता है, वो कुछ पलों के लिए खो जाता है और तस्वीर को देखता रह जाता है। फिर वो अपनी आंखें बंद करके उस गाने के सुरों में डूब जाता है और यहीं पर इस शानदार एपिसोड का अंत होता है। इस अंतिम मोड़ को देखकर मन में ये सवाल जरूर उठता है कि क्या गैरेट के मन में हाना के लिए असली भावनाएं जागने लगी हैं? क्या ये नकली प्यार वाकई में सच में बदलने लगा है? आपको क्या लगता है? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले रोमांचक एपिसोड की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, वन डे वन एपिसोड सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑफ कैंपस वेब सीरीज के तीसरे एपिसोड की, जिसकी शुरुआत काफी अनोखी और दिलचस्प होती है। स्क्रीन पर हम हैना को देखते हैं, जो पियानो के सामने बैठकर अपने नए गाने की धुन तैयार करने की जद्दोजहद में लगी है। लेकिन दिक्कत ये है कि उसका शरीर भले ही यहाँ है, पर उसका दिल और दिमाग कहीं और ही भटक रहा है। उसके ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ उसका क्रश जस्टिन छाया हुआ है। तभी अचानक कहानी में एक जादुई मोड़ आता है और हाना के आसपास की दुनिया बदलने लगती है। जस्टिन उसके करीब आता है और उनके बीच का रोमांस गहरा और बेहद खूबसूरत होने लगता है। हाना पूरी तरह इस हसीन पल को जी ही रही होती है कि अचानक उसकी आंख खुल जाती है। हकीकत सामने आते ही वो अपने बिस्तर पर गिर पड़ती है। एक खूबसूरत सपना टूटने का ये दर्द उसे बुरी तरह निराश कर देता है। असल में हाना भी अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहती है और वैसी ही बेबाक लड़की बनना चाहती है जैसी वो अपने सपनों में होती है। लेकिन उसके अतीत के कुछ ऐसे कड़वे और बुरे अनुभव रहे हैं जिनकी वजह से वो आज भी किसी के करीब जाने या फिजिकल होने में खुद को असहज महसूस करती है। यही मानसिक उलझन उसे हर पल परेशान करती रहती है। तभी हैना को याद आता है कि आज दोपहर उसे गैरेट के साथ एक स्टडी सेशन में बैठना है, लेकिन दूसरी तरफ जस्टिन ने भी उसे मिलने के लिए कहा है ताकि वो उसके नए गाने के बोल लिखने में उसकी मदद कर सके। अब जब बात जस्टिन की हो तो हैना ये मौका कैसे छोड़ सकती थी। वो तुरंत गैरेट को फोन लगाती है और आज दोपहर की पढ़ाई को टालकर उसे किसी और दिन करने की रिक्वेस्ट करती है। उधर जब गैरेट के पास हैना का फोन आता है तो वो मन ही मन बहुत खुश होता है। दरअसल वो हैना के साथ पढ़ाई करने और उसके साथ वक्त बिताने के लिए काफी समय से इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि हैना ने जस्टिन से मिलने के लिए उनके स्टडी सेशन को टाल दिया है, गैरेट के दिल में जलन की एक हल्की सी टीस उठती है। हालांकि वो खुद को संभालते हुए बहुत ही कूल अंदाज में कहता है कि कोई बात नहीं, हम फिर कभी पढ़ लेंगे। पर जैसे ही फोन कटता है उसका सारा सुकून छिन जाता है और वो बुरी तरह बेचैन हो उठता है। दूसरी तरफ जब जस्टिन हैना की मदद करने आता है तो हैना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जस्टिन के लिखे बोल वाकई हैना के गाने को और भी खूबसूरत बना देते हैं। लेकिन जब वो इस नए गाने को अपने म्यूजिक टीचर को सुनाती है तो उन्हें इस गाने में हैना की वो अपनी खुद की पहचान और मौलिकता महसूस नहीं होती। ये बात हैना को फिर से एक गहरी सोच में डाल देती है। वहीं दूसरी ओर गैरेट अपने आलीशान घर में बैठकर पढ़ने की कोशिश तो कर रहा है, पर उसका दिमाग पूरी तरह हैना में अटका हुआ है। हैना और जस्टिन इस वक्त साथ में क्या कर रहे होंगे, बस यही एक ख्याल उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। ठीक इसी समय वहाँ लोगन की बहन जूल्स आती है। गैरेट की ये छटपटाहट देखकर जूल्स उसे चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। चूंकि गैरेट एक बेहद मशहूर हॉकी प्लेयर का बेटा है, इसलिए जूल्स उसे नेपो बेबी कहकर गुस्सा दिलाती है। असल में अपने पिता के बड़े नाम के साए में जीने का दबाव हमेशा से गैरेट के दिल का सबसे बड़ा दर्द रहा है और जूल्स की ये कड़वी बात सीधे उसकी इसी दुखती रग पर हाथ रख देती है, जिससे गैरेट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। कहानी यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ती है, जहाँ अली अपने बॉयफ्रेंड शॉन से बात कर रही है।
थिएटर की स्टूडेंट अली को एक बहुत बड़ी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका मिला है, जिसे वो अपने करियर का सबसे बड़ा मुकाम मान रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अली की इस बड़ी कामयाबी को सुनकर शॉन के चेहरे पर खुशी की कोई शिकन तक नहीं दिखती। शॉन केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है और उसके लिए खुद के फैसले ही सबसे ऊपर है। वो अली से कहता है कि वो अपने पिता के इंश्योरेंस बिजनेस को संभालने के लिए वापस अपने होम टाउन जा रहा है और वो चाहता है कि अली भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके साथ चले। अली के सपनों और उसके करियर को पूरी तरह नजरअंदाज करने वाला शॉन का ये मतलबी रवैया साफ दिखाता है कि उनके रिश्ते में अब दरारें बहुत गहरी हो चुकी हैं। इसके बाद कहानी हैना पर शिफ्ट होती है, जो पढ़ाई के लिए साइकिल से गैरेट के घर पहुंचती है। वहां घर के बाहर उसकी मुलाकात लोगन से होती है। लोगन जब हैना की पुरानी गाड़ी ब्लू बार्ब के बारे में पूछता है तो हैना हैरान रह जाती है। दरअसल कॉलेज के पहले साल में जब हैना की गाड़ी खराब हुई थी तो लोगन ने ही उसे ठीक किया था। लोगन कोई अमीर लड़का नहीं है, वो पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे रिपेयरिंग के काम करके अपना खर्च निकालता है। बातों बातों में वो हैना से कहता है कि भले ही उसके पास स्कॉलरशिप है, लेकिन रोजमर्रा के खर्चों के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हर कोई गैरेट जितना खुशनसीब नहीं होता। लोगन हैना से कहता है कि अगर उसकी साइकिल में भी कोई खराबी आए तो वो बेझिझक उससे मदद ले सकती है। इस बातचीत से उनके बीच की पुरानी दोस्ती एक बार फिर ताज़ा हो जाती है। लेकिन ये खुशनुमा माहौल ज्यादा देर नहीं टिकता। हैना जैसे ही गैरेट के कमरे के बाहर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से कोई जवाब नहीं आता। कमरे के भीतर चेरी पाई गाना बहुत तेज आवाज में बज रहा था। आखिरकार जब हैना खुद दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ गैरेट जोई नाम की लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर हैना गुस्से से आग बबूला हो जाती है और तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाती है। वहाँ से निकलकर जब गैरेट हैना के पीछे आता है तो दोनों के बीच तीखी बहस हो जाती है। हैना गुस्से में उस पर चिल्लाती है कि उसने पढ़ाई के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, लेकिन गैरेट इस पूरे मामले को जरा भी गंभीरता से नहीं ले रहा। वो उसे याद दिलाती है कि जब वे लोगों के सामने एक नकली रिश्ते का नाटक कर रहे हैं तो गैरेट की ऐसी बेवकूफाना हरकतें उनके पूरे प्लान को मिट्टी में मिला सकती हैं। आखिरकार गैरेट अपनी गलती मानता है और हैना से माफी मांगकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। कल उनका बेहद जरूरी एग्जाम है और गैरेट बताता है कि उसने दार्शनिक कीर्कगार्ड वाले हिस्से को छोड़कर बाकी सब कुछ अच्छे से तैयार कर लिया है। उधर दूसरी तरफ जस्टिन ने हैना के गाने के लिए नए बोल लिखे हैं और वे दोनों मिलकर संगीत का लुत्फ उठा रहे होते हैं। इसी बीच हैना कुछ फाइलें भेजने के लिए अपना लैपटॉप खोलती है, लेकिन बदकिस्मती से जस्टिन की नजर हैना की उस सीक्रेट प्लेलिस्ट पर पड़ जाती है जिसका नाम क्रशिंग था। इस प्लेलिस्ट में हैना ने सिर्फ जस्टिन की तस्वीरें और उसके गाने सहेज रखे थे। ये देखकर जस्टिन काफी असहज महसूस करता है और अचानक किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है, जिससे हैना खुद को बेहद शर्मिंदा महसूस करती है। अगले दिन एग्जाम हॉल के बाहर गैरेट का डर के मारे बुरा हाल था। उसे लग रहा था कि अगर कीर्कगार्ड का टॉपिक आ गया तो वो पक्का फेल हो जाएगा। इस घबराहट के बीच हैना उसे दिलासा देती है और उसका हौसला बढ़ाती है। गैरेट का ये शानदार जवाब सुनकर प्रोफेसर बेहद प्रभावित होती हैं और खुश होकर उसे B+ ग्रेड दे देती हैं। इस अपनी बड़ी कामयाबी की खुशी में गैरेट और हैना एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लेकिन जब गैरेट खुशी से हैना को गले लगा रहा होता है तभी वहाँ एक अनपेक्षित मोड़ आता है। जस्टिन उसी रास्ते से गुजरता है और हैना को देखकर हाथ हिलाता है। हैना अभी भी इस बात को लेकर बेहद शर्मिंदा थी कि जस्टिन ने उसकी सीक्रेट प्लेलिस्ट देख ली थी। उसकी इस हिचकिचाहट को भांपते हुए गैरेट उसे एक कमाल की तरकीब सिखाता है। वो हैना से कहता है कि उसे अभी जस्टिन को कोई भाव नहीं देना चाहिए, बल्कि कुछ दिनों के लिए उसे पूरी तरह नजरअंदाज यानी घोस्ट कर देना चाहिए। गैरेट उसे भरोसा दिलाता है कि इस पैंतरे से जस्टिन खुद ब खुद उसके पीछे भागा चला आएगा। इसके बाद गैरेट हैना को उसी शाम होने वाली एक कराओके नाइट के लिए इनवाइट करता है। हैना भी अपनी सहेली अली को अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। इधर अली की मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। जब उसने अपने बॉयफ्रेंड शॉन को बताया था कि उसे एक बड़े एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो शॉन ने उसकी इस कामयाबी का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि वो अपने भविष्य को बर्बाद ना करे। अपने करियर के सपनों को टूटता देख अली रो रही थी, लेकिन हैना उसे दिलासा देकर जबरदस्ती अपने साथ कराओके नाइट पर ले जाती है। वे सभी मलोन्स नाम के एक बार में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर अली अपने सारे दुख दर्द और गुस्से को भुलाकर स्टेज पर जाती है और दिल खोलकर गाना गाने लगती है। दूसरी तरफ हैना पब्लिक प्लेस में शराब पीने से कतराती है और हिचकिचाकर एक कोने में खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी गैरेट आगे आता है और हैना को भरोसा दिलाता है कि वो यहाँ पूरी तरह सुरक्षित है और जब तक वे यहाँ हैं वो अली का पूरा ख्याल रखेगा।
गैरेट की बातों पर पूरा भरोसा करके हैना अपनी हिचक छोड़ देती है और तरह तरह के ड्रिंक्स ट्राई करने लगती है। आखिरकार दोनों मिलकर हैना के लिए एक ऐसी ड्रिंक खोज ही लेते हैं जो उसे बेहद पसंद आती है। एक के बाद एक कई ड्रिंक्स पीने के बाद हैना को काफी तेज नशा चढ़ने लगता है। उधर पूरी तरह नशे में धुत अली वॉशरूम में घुस जाती है और वहाँ मौजूद बाकी लड़कियों के सामने जोर जोर से अपने ब्रेकअप और प्यार में मिले धोखे का रोना रोने लगती है। वो रोते हुए उन्हें बताती है कि भले ही उसके और सीम के बीच कितने भी झगड़े हों, लेकिन वो आज भी उससे बेइंतहा प्यार करती है। वॉशरूम से बाहर निकलते ही अली की मुलाकात डीन से होती है। डीन को देखकर वो गुस्से में आ जाती है, जबकि डीन उसे परेशान करने और चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। थोड़ी देर बाद बार के बाहर उनकी मुलाकात लोगन से होती है। लोगन हैना के लिए एक स्पेशल ड्रिंक बनाता है जिसे वो हैना की पुरानी गाड़ी की याद में ब्लू बार्ब नाम देता है। यहीं पर हमें गैरेट और लोगन की आपसी दोस्ती की एक बेहद खूबसूरत झलक देखने को मिलती है, जो समय के साथ और गहरी होती जा रही है। अब बार के अंदर की पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। खूब सारी पीना कोलाडा पीने के बाद नशे में झूमती हैना सीधे स्टेज की तरफ बढ़ जाती है। जो लड़की अमूमन लोगों के सामने गाने से कतराती थी, आज वो अपनी सारी झिझक भूलकर पूरे जोश के साथ माइक थाम लेती है। वो स्टेज पर वही चेरी पाई गाना गाने लगती है जिसे उसने गैरेट के कमरे में सुना था। हैना का ये बेबाक अंदाज और कमाल की परफॉर्मेंस बार में मौजूद हर शख्स को हैरान कर देती है। वहीं गैरेट भी बस एक टक उसे गाते हुए देखता रह जाता है और इसी जादुई पल में उन दोनों के बीच एक बेहद खूबसूरत और रोमांटिक एहसास धीरे धीरे करवट लेने लगता है। हैना को इस तरह गाते देख वहां मौजूद बाकी लोगों को भी यह एहसास होने लगता है कि गैरेट के दिल में हैना के लिए सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि असली वाला प्यार जाग चुका है। पार्टी खत्म होने के बाद जब सब घर लौटने लगते हैं, तब तक अली बुरी तरह नशे में धुत हो चुकी थी। तभी रास्ते में उसे अचानक याद आता है कि वो अपना पर्स उसी बार में भूल आई है। आफत की बात ये थी कि उनके फ्लैट की चाबी भी उसी पर्स में रखी थी। अब चूंकि बार बंद हो चुका था, इसलिए चाबी वापस पाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूरी में गैरेट उन दोनों को अपने ही घर ले आता है। घर पहुंचते ही नशे में धुत अली सीधे सोफे पर गिरकर सो जाती है, लेकिन हैना जो इस वक्त खुद अपने होश में नहीं थी, धीरे धीरे अपने कपड़े उतारकर सीधे गैरेट के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। जब गैरेट अपने कमरे में पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हैना उसकी ही हॉकी जर्सी पहने उसके बिस्तर पर बैठी हुई थी। शराब के नशे में डूबी हन्ना गैरेट को अपनी तरफ खींचने और उसे रिझाने की कोशिश करने लगती है। वो कहती है कि चूंकि उनका रिश्ता सिर्फ एक दिखावा है, तो अगर वे दोनों एक साथ सो भी जाएं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ गैरेट अपनी इंसानियत और बेहतरीन कैरेक्टर का परिचय देता है। वो जानता था कि नशे में चूर हन्ना को अगली सुबह इनमें से कुछ भी याद नहीं रहेगा, इसलिए वो अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर काबू रखता है। वो बहुत ही शराफत के साथ हन्ना को चादर उड़ाकर सुला देता है और खुद उसके पास सोने के बजाय वहाँ से दूर रहने का फैसला करता है। अगली सुबह जब हन्ना की आंख खुलती है तो उसे जस्टिन का एक मैसेज मिलता है। जस्टिन ने लिखा था कि आज उसके रूममेट्स घर पर नहीं है, तो क्या वो गाने का बाकी काम पूरा करने के लिए उसके घर आ सकती है। जस्टिन का ये मैसेज देखकर पहले तो हन्ना खुश होती है, लेकिन पल भर में ही उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। इसी बीच गैरेट की भी नींद खुलती है। वो बड़ी उत्सुकता से हन्ना से पूछता है कि क्या उसे कल रात की कोई बात याद है। इस पर हन्ना बिना किसी झिझक के कहती है कि उसे कल रात की एक एक बात अच्छे से याद है और वो पूरे होशो हवास में उसके पास आई थी। ये सुनकर गैरेट हैरान रह जाता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक ऐसा बड़ा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हन्ना गैरेट के सामने एक अजीब सी मांग रख देती है। वो कहती है कि वो गैरेट के साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहती है, ताकि वो अपने उस पुराने डर और हिचकिचाहट से बाहर निकल सके। गैरेट को हिलाकर रख देने वाले इसी जबरदस्त ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सिर्फ एक समझौते और नाटक से शुरू हुआ इन दोनों का ये रिश्ता आगे क्या मोड़ लेता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड और इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। बहुत जल्द हम इसके अगले पार्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड के उस तगड़े क्लाइमैक्स को तो आप भूले नहीं होंगे। याद है ना, कैसे हैना ने गैरेट के सामने एक ऐसा अजीबोगरीब सवाल रख दिया था जिसने गैरेट के पैरों तले से जमीन ही खिसका दी थी। हैना ने उससे सीधे सीधे कह दिया था कि शारीरिक रूप से पूरी तरह संतुष्ट होने में गैरेट उसकी मदद करे। अब गैरेट का तो दिमाग ही सुन्न हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस बात पर हंसे या हैरान हो। गैरेट को लगता है कि शायद हैना हमेशा की तरह कोई मजाक कर रही है और वो इस बात को हंसकर टालने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसकी नज़र हैना के चेहरे पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। हैना यहाँ कोई मजाक नहीं कर रही। वो गैरेट से सवाल करती है कि आखिर लड़के इन बेहद ज़रूरी और पर्सनल मुद्दों पर खुलकर बात करने से कतराते क्यों हैं। गैरेट की इस हिचकिचाहट के बीच हैना आखिरकार अपनी इस अजीब सी मांग के पीछे छिपे उस दर्दनाक सच को बयां करती है जिसे उसने सालों से अपने सीने में दफन कर रखा था। वो बताती है कि जब
जब वो हाई स्कूल में थी तब पार्टी के दौरान किसी ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और फिर उसके साथ एक बहुत ही खौफनाक हादसा हुआ। उस डरावनी रात का असर आज भी हैना के दिलो दिमाग पर इस कदर हावी है कि वो आज भी किसी पब्लिक जगह पर कुछ भी पीने से घबराती है। हैना आगे बताती है कि इस गहरे सदमे से बाहर आने के लिए उसने कैरल नाम की एक काउंसलर की मदद ली थी। कैरल की क्लिनिक में रखी वो अलग अलग तरह की चाय और कप्स जैसी छोटी छोटी चीजों ने उसे उस मानसिक आघात से उबरने और जिंदगी की एक नई शुरुआत करने में काफी मदद की। लेकिन घाव भले ही भर गए हों पर उनके निशान अभी बाकी थे। अकेले में तो हैना को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा इंसान उसके करीब आने की कोशिश करता है, अतीत का वो खौफनाक साया उसे फिर से जकड़ लेता है और वो अंदर से बिल्कुल सुन्न हो जाती है। अब कहानी में मोड़ ये है कि हैना इस समय जस्टिन के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में है। आज रात जस्टिन के कमरे पर उसका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए उसने हैना को अपने यहाँ इनवाइट किया है। हैना जानती है कि आज रात उनके बीच नजदीकियां बढ़ सकती हैं और यही बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वो अपने इस पुराने डर की वजह से जस्टिन के साथ अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहती। यही वजह है कि वो एक ऐसे इंसान की मदद लेना चाहती है जिस पर वो बिना किसी झिझक के आंख बंद करके भरोसा कर सके। एक ऐसा दोस्त जिसके साथ कोई इमोशनल उलझन या किसी भी तरह की कोई बंदिश ना हो। और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे पक्का दोस्त गैरेट है। हैना को लगता है कि सिर्फ गैरेट ही उसे इस मानसिक डर से आज़ाद करा सकता है। अब देखना यह है कि क्या गैरेट अपनी दोस्त की इस बेहद संवेदनशील और अजीब मुश्किल में उसका साथ देगा। तो दोस्तों, हैना ये भी साफ कर देती है कि उसके इस गहरे राज के बारे में कैंपस में उसकी सबसे करीबी दोस्त एली तक को कुछ नहीं पता। वो गैरेट से कोई सहानुभूति या दया नहीं मांग रही, बल्कि बस एक सच्चे दोस्त का साथ चाहती है ताकि वो अपने इस डर पर काबू पा सके। हैना के दर्द और उसकी इस मजबूरी की गंभीरता को समझते हुए गैरेट आखिरकार उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों इसी रात मिलने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैंपस में टकर नाम का एक स्टूडेंट फ्रेटर्निटी फ्रेडामिची का हिस्सा बनने की अजीबोगरीब परीक्षा से गुजर रहा है। यहाँ सीनियर मेंबर्स उसका स्वागत करते हैं और उसे एक बेहद मजेदार और अजीब काम सौंपते हैं। वे उसके हाथ में एक अंगूर का दाना थमाते हैं और कहते हैं कि उसे इस अंगूर को अपने बच्चे की तरह संभाल कर रखना होगा। साथ ही उसे ये धमकी भी मिलती है कि अगर इस नन्हे अंगूर को कुछ भी हुआ तो उसे इससे भी बड़ा फल अपने हाथों में लेकर घूमना पड़ेगा। ये सुनते ही टकर वहां से दुम दबाकर भाग खड़ा होता है और फिर शुरू होता है उस नन्हे अंगूर को दुनिया की हर मुसीबत से बचाने का उसका एक मजेदार सफर। इसके बाद कहानी हमें ले चलती है हैना की म्यूजिक क्लास में। यहाँ वो जस्टिन के लिखे हुए गाने पर एक खूबसूरत धुन तैयार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हैना के म्यूजिक प्रोफेसर दाऊद को ये गाना कुछ खास पसंद नहीं आता। उनका कहना है कि तकनीक के मामले में तो ये गाना बेहतरीन है, पर इसमें हैना का अपनापन और उसके असली जज्बात गायब हैं। इसी बीच प्रोफेसर उससे एक दिलचस्प सवाल पूछते हैं कि उसने आखिरी बार किसी गाने को दिल से कब महसूस किया था। इस पर हैना को अपने मिडिल स्कूल के वो दिन याद आते हैं जब वो बस स्टॉप पर खड़े होकर पैरमोर बैंड के गाने सुनती थी और उन गानों से जुड़ जाती थी। प्रोफेसर उसे समझाते हैं कि पॉप म्यूजिक सिर्फ बाहरी चमक दमक नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर गहरी यादें और एहसास जगाता है। वो उसे सलाह देते हैं कि अगर वो कंपटीशन जीतना चाहती है तो उसे अपने दिल के असली जज्बात इस धुन में उतारने होंगे। और ठीक इसी समय कैंपस के एक दूसरे कोने में एक बहुत बड़ा दिल टूटने वाला है, क्योंकि वहाँ एक बड़ा ब्रेकअप होने जा रहा है। इधर एली अपने बॉयफ्रेंड शॉन से कहती है कि वो उनके 2 साल के इस रिश्ते को यहीं खत्म कर रही है। शॉन इस बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता और इसे एक मामूली झगड़ा समझता है। वो मजाक में कहता है कि एली के ब्रेकअप के हमेशा 5 फेज होते हैं। पहला, बिना बात के अचानक से लड़ना। दूसरा, गुस्से को शांत करने के लिए खूब सारा खाना खाना। तीसरा, एक नखरेबाज दीवा की तरह बर्ताव करना। चौथा, बिल्कुल इमोशनल होकर टूट जाना। और आखिर में रात को रोते हुए कॉल करके वापस आने की मिन्नतें करना। लेकिन एली साफ लफ्जों में कह देती है कि इस बार उसका फैसला आखिरी है और वो उसे कभी दोबारा कॉल नहीं करेगी। शॉन को लगता है कि अगले 36 घंटों में उसका गुस्सा खुद ही शांत हो जाएगा और वो अलग हट जाता है। दूसरी तरफ गैरेट जिम में पसीना तो बहा रहा है, लेकिन दिमाग में चल रही कश्मकश की वजह से वो ढंग से वर्कआउट नहीं कर पा रहा। परेशान होकर वो अपने दोस्त डीन से अपनी उलझनें शेयर करता है। हैना का नाम लिए बिना वो बताता है कि एक लड़की ने उस पर भरोसा करके एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और वो किसी भी कीमत पर उसे निराश नहीं करना चाहता। डीन उसे एक बहुत अच्छी सलाह देता है कि उस लड़की का जो तुम पर भरोसा है वही सबसे कीमती है। जब तक वो खुद को तुम्हारे साथ पूरी तरह सुरक्षित और रिलैक्स्ड महसूस नहीं करेगी, तब तक वो अपने डर से लड़कर आगे नहीं बढ़ पाएगी। डीन की ये बात गैरेट को एक नया नजरिया और खोया हुआ हौसला दे देती है। इसके बाद हैना कॉलेज में जस्टिन से मिलती है। जस्टिन उसे बताता है कि प्रोफेसर को उसका नया गाना काफी पसंद आया है और वो आज रात हैना को अपने घर आने का न्योता देता है। लेकिन हैना उससे कहती है कि आज रात उसे एक बेहद जरूरी काम निपटाना है, इसलिए वो कल मिलेंगे। रात होते ही हैना गैरेट के कमरे पर पहुंचती है। हैना ने जो कपड़े पहने थे उनमें वो बहुत असहज महसूस कर रही थी, इसलिए गैरेट एक अच्छे जेंटलमैन की तरह उसे अपने कुछ ढीले और आरामदायक कपड़े पहनने के लिए दे देता है।
जब हैना कपड़े बदल रही होती है तो गैरेट एक सच्चे जेंटलमैन की तरह दूसरी तरफ मुंह फेर कर खड़ा रहता है। दोनों के बीच इस वक्त एक अजीब सी हिचकिचाहट और घबराहट थी। इस माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए गैरेट गाना बजाने का सुझाव देता है और अपनी प्लेलिस्ट का सबसे पसंदीदा गाना चलाता है। धीरे धीरे दोनों मस्ती में झूमने लगते हैं, जिससे उनके बीच का तनाव थोड़ा कम हो जाता है। अब वे दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक हैना घबराकर पीछे हट जाती है। वो गैरेट से कहती है कि वो चाहकर भी इस पल पर अपना ध्यान नहीं लगा पा रही और उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसका दिमाग उसके शरीर का साथ ही नहीं दे रहा। हैना को डर सताने लगता है कि शायद उसके अंदर कोई बहुत बड़ी कमी है और वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। लेकिन गैरेट बहुत ही सब्र के साथ उसे दिलासा देता है और समझाता है कि उसके साथ कोई गड़बड़ नहीं है। किसी दूसरे इंसान के साथ तालमेल बिठाने में वक्त लगना बेहद आम बात है। इसके बाद गैरेट इस सिचुएशन को संभालने के लिए एक नया तरीका निकालता है। वो चीज़ों को खुद कंट्रोल करने के बजाय हैना को पूरी आज़ादी देता है कि वो अपने तरीके से और अपनी रफ्तार से सहज महसूस करे। गैरेट ऐसा इसलिए करता है ताकि हैना को उसकी मौजूदगी में बिल्कुल सुरक्षित महसूस हो और उसका सारा डर गायब हो जाए। गैरेट के इस निस्वार्थ सपोर्ट की वजह से हैना धीरे धीरे अपने गहरे खौफ पर काबू पा लेती है और आखिरकार उस मानसिक रुकावट को पार करने में कामयाब हो जाती है। अपनी इस जीत से खुश होकर और गैरेट की इस मदद के लिए वो बेहद भावुक होकर उसे गले लगा लेती है। इसके बाद दोनों किचन में बैठकर टकर का बनाया हुआ पास्ता खाते हैं। वहाँ हैना गैरेट से उसकी माँ और म्यूजिक के प्रति उसके लगाव के बारे में पूछती है। गैरेट अपने अतीत को याद करते हुए बताता है कि बचपन में जब भी उसके पिता घर में गुस्सा करते थे तो उसकी माँ उसे शांत रखने के लिए हमेशा प्यारे गाने सुनाती थी। जब हैना उससे पूछती है कि इन गानों को सुनकर उसे कैसा महसूस होता है तो गैरेट कहता है कि ये गाने उसे एक अजीब सा हौसला देते हैं और अपनों से दिल की बात खुलकर कहने की हिम्मत देते हैं। लेकिन तभी अचानक गैरेट के फोन पर किसी लड़की का मैसेज आ जाता है और पल भर में वो सारा खुशनुमा माहौल एकदम से फीका पड़ जाता है। इस असहज स्थिति को देखकर हैना वहां से वापस जाने का फैसला करती है। घर लौटने के बाद हैना और एली आपस में बातें करती है। एली अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड शॉन की यादों में खोई हुई थी। जब हैना उससे पूछती है कि गैरेट के साथ उसका समय कैसा रहा तो हैना कहती है कि भले ही गैरेट ने उसे बेहद सुरक्षित और सहज महसूस कराया, लेकिन वो उसके लिए परफेक्ट इंसान नहीं है। वो एली को यकीन दिलाती है कि उनके बीच सिर्फ एक समझौता था और इससे ज्यादा उनके बीच कुछ नहीं है। पर हकीकत कुछ और ही थी। गैरेट इस वक्त अंदर से बहुत बेचैन था। हॉकी प्रैक्टिस के दौरान भी उसका ध्यान खेल में बिल्कुल नहीं लग पा रहा था। उसका खराब खेल देखकर जब उसके दोस्त उससे इसकी वजह पूछते हैं तो गैरेट का दोस्त बर्नार्डो उसे एहसास दिलाता है कि वो अनजाने में हैना के प्यार में गिर गया है। जब गैरेट को पता चलता है कि हैना आज रात होने वाले ड्रंक शेक्सपियर नाटक को देखने आ रही है तो वो फैसला करता है कि वो वहीं जाकर अपने दिल की बात उससे कह देगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि टीम का एक और शानदार हॉकी प्लेयर लोगन भी हैना को मन ही मन पसंद करता है और उसके दिल में भी हैना के लिए प्यार पल रहा है। गैरेट को हैना के बारे में बात करते देख लोगन का दिल बैठने लगता है और वो बुरी तरह परेशान हो जाता है। खेल के दौरान जब लोगन का प्रदर्शन बिगड़ने लगता है तो जूल्स उसे टोकता है और समझाता है कि हैना के पीछे अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय उसे गेम पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद सभी लोग कॉलेज के थिएटर ग्रुप का नाटक ड्रंक शेक्सपियर देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। इधर एली बहुत घबराई हुई है क्योंकि शॉन के बिना वो पहली बार स्टेज पर कदम रखने जा रही है। गैरेट भी वहां हैना से मिलने की उम्मीद लेकर पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसका दिल टूट जाता है। हैना वहां जस्टिन के साथ बैठकर बेहद खुश दिख रही थी। नाटक के दौरान होस्ट दर्शकों में से 4 मुख्य किरदारों को स्टेज पर बुलाने का फैसला करता है। वो सबसे पहले जस्टिन और हैना को स्टेज पर आमंत्रित करता है। तभी गैरेट के दोस्त उसका नाम चिल्लाने लगते हैं, जिसकी वजह से गैरेट को भी स्टेज पर जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हैना से जलने वाली कैंडल भी चौथे किरदार के तौर पर स्टेज पर आ जाती है। नाटक के इंटरमिशन के दौरान बैक स्टेज में गैरेट अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कैंडल से बात करता है। गैरेट हालांकि कैंडल से यही कहता है कि हैना उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन कैंडल उसकी आंखों में हैना के लिए प्यार साफ देख लेती है। इसी बीच गैरेट अतीत में कैंडल के साथ किए गए अपने बुरे बर्ताव के लिए उससे सच्चे दिल से माफी मांगता है और कैंडल भी उसे माफ कर देती है। इसी दौरान स्टेज पर नाटक करते करते अचानक एली को शॉन की याद आ जाती है। वो अपने किरदार से भटक जाती है और स्टेज पर खड़े होकर अपनी पर्सनल लाइफ और टूटे दिल का दर्द बयां करने लगती है। जब माहौल बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगता है तो वहाँ बैठा डीन तुरंत तालियां बजाकर स्थिति को संभालता है और सबको शांत करता है। इसके बाद नाटक में किरदारों के बीच एक मजेदार डांस कंपटीशन होता है, जहां गैरेट के धमाकेदार डांस स्टेप्स देखकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। उसी समय स्टेज पर जस्टिन हैना से इस बात की पुष्टि करता है कि उसका गैरेट के साथ कोई लव एंगल नहीं है और फिर उसे डेट के लिए इनवाइट करता है। नाटक खत्म होने के बाद हैना गैरेट को बताती है कि जस्टिन ने उसे डेट के लिए पूछा है। हालांकि गैरेट का दिल अंदर ही अंदर रो रहा होता है, फिर भी वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसे बधाई देता है और कहता है कि उनके बीच का वो समझौता अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। कुछ समय बाद जब गैरेट अकेले आइस रिंग पर हॉकी की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो लोगन उसके पास आता है। गैरेट अपने दिल के दर्द को छिपाते हुए लोगन से कहता है कि हैना उसके लिए बस एक मामूली सा ध्यान भटकाने का जरिया थी और उसका असली लक्ष्य सिर्फ हॉकी है।
दूसरी तरफ जब हैना और जस्टिन एक क्लब में वक्त बिता रहे होते हैं, तब हैना को कुछ अहम बातों का एहसास होता है। उसे समझ आ जाता है कि जस्टिन का म्यूजिक से लगाव सिर्फ तकनीकी तौर पर है और उस संगीत के पीछे की रूहानी भावनाओं से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसे वो रूहानी जुड़ाव महसूस नहीं होता जो उसे होना चाहिए था। इसी वजह से हैना उसके घर जाने के ऑफर को ठुकरा देती है। वो तुरंत गैरेट के कमरे पर जाती है, लेकिन उसका कमरा बाहर से बंद था। आखिरकार वो हॉकी ग्राउंड की तरफ बढ़ती है और वहाँ के अनाउंसमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके गैरेट की माँ का सबसे पसंदीदा गाना गाने लगती है। उस मखमली धुन और अपनी आवाज़ के जरिए हैना गैरेट के सामने अपने बेपनाह प्यार का इजहार कर देती है और इसी खूबसूरत और दिल छू लेने वाले मोड़ पर इस बेहतरीन एपिसोड का अंत हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी दिलचस्प फिल्मों और वेब सीरीज़ की कमाल की कहानियों के साथ हम जल्द ही वापस लौटेंगे। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी वन डे एपिसोड सीरीज में। मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक के सारे एपिसोड जरूर देख लिए होंगे। ऑफ कैंपस सीरीज के इस 5वें एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत और खास मोमेंट के साथ होती है। फाइनली हमारे हैना और गैरेट अपने रिश्ते को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। उनके बीच चल रहा वो आंख मिचौली का खेल अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। हैना के मन में गैरेट को लेकर जो भी डर या झिझक थी वो अब पूरी तरह से दूर हो चुकी है और आखिरकार ये दोनों एक हो जाते हैं। अब हैना गैरेट से एक पक्का वादा करती है कि जस्टिन के साथ उसका रिश्ता अब सिर्फ एक म्यूजिक कोलैबोरेशन तक ही सीमित रहेगा और उनके बीच कोई फालतू की चैटिंग या स्नैपचैट नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ गैरेट भी अपनी पुरानी सभी आदतों और डील्स को पीछे छोड़कर अब सिर्फ और सिर्फ हैना से प्यार करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह जब इन दोनों की लव लाइफ एक नए और प्यारे से फेज में एंट्री लेती है, तभी हैना अपनी मॉम कैरी को वीडियो कॉल करती है। उसकी मॉम नेचर से बहुत ही लविंग और हमेशा एनर्जी से भरी रहने वाली औरत है। बातों बातों में जब थैंक्सगिविंग के सेलिब्रेशन का जिक्र आता है तो उसकी मॉम अचानक हैना के बॉयफ्रेंड यानी गैरेट के बारे में पूछने लगती हैं। थोड़ी सी झिझक के साथ ही सही, लेकिन हैना फाइनली गैरेट को अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करवा ही देती है। कैमरे पर गैरेट को देखते ही उसकी मॉम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो एकदम एक्साइटेड हो जाती हैं। वो बताती हैं कि हैना के डैड गैरेट के बहुत बड़े फैन हैं। यहाँ तक कि उन्होंने गैरेट के पिछले आइस हॉकी मैच के बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया था। मजे की बात तो ये है कि गैरेट की टीम वो मैच हार गई थी, फिर भी उसके डैड ने उस पोस्ट को बड़े ही प्राउड के साथ शेयर किया था। अपनी मॉम का ये ओवर एक्साइटेड प्यार देखकर हैना थोड़ी शर्मा जाती है और जल्दी से फोन कट कर देती है। लेकिन गैरेट के लिए एक फैमिली का इस तरह से बिना किसी शर्त के प्यार और सपोर्ट दिखाना एक बिल्कुल ही नया और दिल छू लेने वाला एक्सपीरियंस बन जाता है। लेकिन इन प्यारी पलों के तुरंत बाद ही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। गैरेट की जिंदगी में उसके डैड फिल ग्राहम की अचानक एंट्री होती है। फिल, जो कि खुद एक बहुत ही फेमस आइस हॉकी प्लेयर रह चुके हैं, गैरेट से मिलने आते हैं। वो गैरेट को थैंक्सगिविंग डिनर के लिए घर बुलाते हैं ताकि वो उससे अपनी होने वाली नई मंगेतर सिंडी से मिलवा सके। लेकिन गैरेट, जो अपने डैड से हमेशा एक दूरी बनाकर रखता है, उसे ये सब सिर्फ एक नाटक और दिखावा लगता है। फिल उसे यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो अब बहुत बदल चुके हैं और सिंडी के उनकी जिंदगी में आने से वो सच में एक बेहतर इंसान बन गए हैं। इसके बाद जब हैना और गैरेट अकेले में बात कर रहे होते हैं तो गैरेट उससे पूछता है कि वो थैंक्सगिविंग पर अपने होम टाउन क्यों नहीं जा रही। तब जाकर हैना अपने अतीत का एक ऐसा कड़वा सच गैरेट को बताती है जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। वो बताती है कि कैसे उसके अपने ही शहर में उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उसके साथ ज्यादती करने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि वहाँ के मेयर का बेटा था, जो खुद भी एक हॉकी प्लेयर था। रसूखदार होने की वजह से शहर के लोगों और उसके साथियों ने कोर्ट में उसी लड़के के हक में झूठी गवाही दी थी और हैना को इंसाफ नहीं मिल पाया था। ये खौफनाक सच सुनकर गैरेट को अंदर तक धक्का लगता है और उसे हैना के लिए बहुत बुरा फील होता है। अपने दिल का बोझ हल्का करते हुए गैरेट भी हैना को अपने डैड की इनविटेशन और उनके बीच की पुरानी कड़वाहट के बारे में बताता है। वो हैना से पूछता है कि क्या उसे अपने डैड को एक और मौका देना चाहिए। इस पर हैना बड़ी समझदारी से कहती है कि अगर सच में उनके अंदर कोई बदलाव आया है तो उसे ये मौका जरूर देना चाहिए। फिर गैरेट थोड़ी हिम्मत जुटाकर हैना से पूछता है कि क्या वो उसके साथ वहाँ चलेगी और हैना खुशी खुशी इसके लिए मान जाती है। इस तरह दोनों साथ मिलकर बॉस्टन जाने की तैयारी करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गैरेट का दोस्त टकर एक अलग ही तैयारी में लगा हुआ है। उसने ठान लिया है कि इस बार का थैंक्सगिविंग डिनर वो अपने ही घर पर होस्ट करेगा, वो भी बिल्कुल अपनी मॉम की स्पेशल रेसिपीज का इस्तेमाल करके, ताकि इस दावत को सबसे शानदार और यादगार बनाया जा सके। टकर अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। उसने लगभग 25 पाउंड का एक बड़ा सा टर्की खरीदा है और वो फुल फॉर्म में है। वो इस दावत को कोई आम डिनर नहीं बल्कि किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की तरह मान रहा है, जिसे परफेक्ट प्लानिंग के साथ अंजाम देना है। उसने अपने दोस्तों लोगन, जूल और डीन को एक एक करके काम भी बांटना शुरू कर दिया।
लेकिन भाई चीजें इतनी आसानी से कहाँ होती हैं। जब गैरेट और हैना बताते हैं कि वो दोनों बॉस्टन जा रहे हैं तो टकर का मुंह लटक जाता है। इसके ऊपर से जब डीन भी ये कह देता है कि वो बेला के साथ न्यूयॉर्क के एक रोड ट्रिप पर जा रहा है तो टकर का पूरा फ्रेंड्स गिविंग प्लान चौपट हो जाता है। टकर को ऐसा लगता है जैसे सबने एन मौके पर उसका साथ छोड़ दिया हो। उसे बस इस बात से थोड़ी राहत मिलती है कि कम से कम लोगन और जूल तो उसके साथ रुकने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ टकर की बनाई हुई वो कामों की लंबी चौड़ी लिस्ट देखकर लोगन के तो पसीने ही छूट जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि अब उनकी अच्छी खासी बैंड बजने वाली है। इसी बीच हैना अपनी बेस्ट फ्रेंड एली को कॉल करती है। वैसे तो हर साल हैना थैंक्सगिविंग का त्योहार एली के घर पर ही मनाती थी, लेकिन इस बार उसे गैरेट के साथ जाना है। फोन पर एली बड़े खुश होकर बताती है कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड शॉन से ब्रेकअप के बाद वो अपनी सिंगल लाइफ को बहुत एंजॉय कर रही है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी नाटक के आजाद किरदार की तरह अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रही है। वहीं हैना की बात करें तो वो गैरेट के डैड से मिलने के ख्याल से ही अंदर से डरी हुई है। उसके डैड बहुत ही फेमस और सख्त मिजाज के इंसान हैं। गैरेट ने उनके बारे में जो कुछ भी बताया था उसे लग रहा था कि ये मुलाकात कोई बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। लेकिन एली उसे हौसला देते हुए समझाती है कि एक अच्छी रिलेशनशिप में हमेशा एक दूसरे का सहारा बनना पड़ता है और उसे वहाँ गैरेट का सपोर्ट सिस्टम बनकर ही जाना चाहिए। बातों के बीच अचानक से मेरी बस आने वाली है ये बोलकर एली जल्दी से फोन कट कर देती है। लेकिन सस्पेंस की बात तो ये है कि असलियत में वो किसी बस का इंतजार नहीं कर रही होती है। हैना से बस का बहाना बनाकर एली असल में किसी और की कार में जाकर बैठती है। ये देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि वो हैना से कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही है। इधर टकर के घर का नज़ारा ही अलग है। वो पूरी परफेक्शन के साथ अपने कुकिंग एक्सपेरिमेंट्स में लगा हुआ है। टर्की को फ्राई करते वक्त उसे अपनी मॉम की वो सख्त हिदायत याद आती है कि फ्राई करने से पहले टर्की को अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए, उसमें ज़रा भी नमी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही स्वीट पोटैटो डिश में मार्शमेलो डालने को लेकर दोस्तों के बीच हल्की फुल्की और मज़ेदार नोक झोंक भी शुरू हो जाती है। इसी हंसी मजाक के बीच लोगन और जूल को अपनी मॉम्स की याद आने लगती है, जिससे माहौल थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है बॉस्टन, जहां कहानी का सबसे बड़ा और शॉकिंग मोमेंट हमारा इंतजार कर रहा है। फिल, सिंडी, गैरेट और हैना डिनर टेबल पर बैठे हैं। जैसे ही वो चारों प्रार्थना करने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तभी सिंडी के स्वेटर की आस्तीन थोड़ी सी ऊपर खिसक जाती है और गैरेट की नज़र उसकी कलाई पर पड़ती है। वहाँ एक बहुत बड़ा बीला पड़ा हुआ चोट का निशान था। उस भयानक निशान को देखते ही गैरेट सन्न रह जाता है और उसके दिमाग में अपने बचपन की वो खौफनाक यादें किसी डरावनी फिल्म की तरह घूमने लगती हैं। उसे याद आने लगता है कि कैसे उसका डैड बचपन में उसे और उसकी मॉम को बेरहमी से पीटता था और कैसे वो मारपीट के बाद अपने हाथों से खून धोया करता था। गैरेट को एक सेकंड में समझ आ जाता है कि उसका डैड आज भी बिल्कुल नहीं बदला है और वो अब सिंडी के साथ भी वही दरिंदगी कर रहा है। फिल की नज़र गैरेट पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि गैरेट ने सिंडी की चोट देख ली है। वहाँ का माहौल पल भर में बेहद खौफनाक और टेंशन से भरा हो जाता है। फिल तुरंत सिंडी को ऑर्डर देता है कि वो ऊपर जाए और दूसरा स्वेटर पहनकर आए। गैरेट समझ जाता है कि उसका डैड सिंडी को कंट्रोल करने और अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इस डर से कि कहीं उसका डैड सिंडी को फिर से कोई नुकसान ना पहुंचाए, गैरेट का खून खौल उठता है। वो एकदम से अपनी कुर्सी से उठता है और गुस्से में चिल्लाते हुए सिंडी से कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगी और वहीं बैठी रहेगी। बाप बेटे के बीच सिचुएशन को इस तरह बेकाबू होता देख हैना घबरा जाती है। वो तुरंत बात को संभालने के लिए बहाना बनाती है कि उसकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो रही है और वो गैरेट से कहती है कि उन्हें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वो दोनों हड़बड़ाहट में घर से बाहर निकलते हैं, सिंडी उनके पीछे पीछे उनके कोट लेकर बाहर आ जाती है। गैरेट बेहद दर्द और गुस्से के साथ सिंडी से उसके हाथों के उन चोट के निशानों के बारे में पूछता है। सिंडी बात को टालने की कोशिश करते हुए कहती है कि ये तो बस एक मामूली हादसा था, पर गैरेट उसकी इस झूठी बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता। वो सिंडी को सीधे शब्दों में समझाता है कि उसका डैड कभी नहीं सुधरेगा। वो हमेशा से एक बेरहम और हिंसक इंसान रहा है। उसे याद दिलाता है कि भले ही उसकी अपनी मॉम उस नर्क जैसी जिंदगी से खुद को कभी आजाद नहीं करा पाई, लेकिन सिंडी के पास अभी भी वहाँ से दूर चले जाने का एक अच्छा मौका है। लेकिन सिंडी बेबसी से जवाब देती है कि जिंदगी इतनी आसान नहीं होती और हालात बहुत उलझे हुए हैं। अपने डैड के लिए भरी नफरत और अपनी मॉम को न बचा पाने के गहरे अफसोस की वजह से गैरेट अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। गैरेट की ये बदहवास हालत देखकर हैना समझ जाती है कि इस वक्त वो गाड़ी चलाने की हालत में बिल्कुल नहीं है। वो तुरंत उसके हाथ से गाड़ी की चाबी ले लेती है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। रास्ते में गाड़ी किनारे रोककर कार के अंदर गैरेट रोते हुए अपनी जिंदगी का सारा दर्द और सिसकियां हैना के सामने बिखेर देता है। बचपन का वो गहरा गिल्ट उसे आज भी अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि जब उसका डैड उसकी माँ पर हाथ उठाता था तो वो एक
बच्चा होने की वजह से अपनी माँ की रक्षा नहीं कर पाया था। सबसे ज्यादा उसे इस बात का डर सता रहा था कि कहीं वो खुद बड़ा होकर अपने डैड जैसा ही कोई क्रूर और हिंसक इंसान न बन जाए जो दूसरों को तकलीफ देता है। लेकिन हैना उसे प्यार से दिलासा देती है और समझाती है कि गैरेट दिल का बहुत साफ और बेहद प्यार करने वाला इंसान है। वो चाहकर भी कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। हैना की इन प्यारी बातों से गैरेट के दिल को एक बहुत बड़ा सुकून मिलता है। उसका दिल पूरी तरह हल्का हो जाता है। के बाद दोनों साथ बैठकर एक बहुत ही सिंपल सा खाना खाते हैं और अपने सारे गमों को भुलाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच हैना गैरेट को एक प्यारा सा सरप्राइज गिफ्ट देती है। वो उसे उसकी मॉम के साथ मनाए गए एक पुराने बर्थडे की बेहद खूबसूरत और खुशनुमा तस्वीर देती है। हैना उसे अपने थेरेपिस्ट की कही एक बहुत ही प्यारी बात याद दिलाती है कि हमें अपनी जिंदगी के बुरे अनुभवों को कभी भी अपने बीते हुए अच्छे और हसीन पलों की यादों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ये तस्वीर और हैना की कही बातें गैरेट के बेचैन मन को एक बहुत बड़ी शांति और सुकून देती हैं। ठीक उसी समय लोगन और उसके बाकी दोस्त इन दोनों को एक वीडियो कॉल करते हैं और वो न्यूयॉर्क में मौजूद डीन को भी इस ग्रुप कॉल पर जोड़ लेते हैं। और भाई, यहीं पर खुलता है कहानी का सबसे बड़ा और मजेदार राज। डीन के साथ न्यूयॉर्क में कोई और नहीं बल्कि हैना की बेस्ट फ्रेंड अली थी। अब जाकर ये बात पूरी तरह साफ होती है कि उस वक्त अली ने हैना से बस का जो झूठ बोला था वो असल में डीन के साथ इस सीक्रेट ट्रिप पर जाने और उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए बोला था। इन दोनों का ये नया और सीक्रेट कनेक्शन आने वाले एपिसोड्स में कहानी को कितना मजेदार और दिलचस्प बनाएगा, ये देखना सच में काफी रोमांचक होने वाला है। और इसी बड़े खुलासे के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही और भी मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वन डे वन एपिसोड सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आपको याद होगा कि हमारा पिछला एपिसोड डीन और एली के एक साथ खड़े होने वाले उस बेहतरीन सीन पर खत्म हुआ था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोनों इतने करीब कैसे आ गए। इसी सवाल का जवाब हमें अब मिलने वाला है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एक शानदार करियोके नाइट के बाद एली गैरेट के लिविंग रूम में सोफे पर गहरी नींद में सो रही होती है। तभी अचानक कुछ शोर शराबे की वजह से उसकी नींद टूट जाती है। जैसे ही वो आंखें खोलती है, वो देखती है कि डीन वहाँ 2 लड़कियों के साथ बैठा है। ये सब देखकर एली को काफी गुस्सा आता है और वहीं पर उन दोनों के बीच एक छोटी सी लेकिन तीखी बहस छिड़ जाती है। उनका ये झगड़ा देखकर वो दोनों लड़कियां समझ जाती हैं कि यहाँ से खिसक लेने में ही भलाई है और वो तुरंत वहाँ से निकल जाती हैं। इसके बाद का माहौल थोड़ा शांत होता है। डीन कमरे में फायरप्लेस के पास बैठकर स्मोक कर रहा होता है। तभी एली भी धीरे से उसके पास आकर बैठ जाती है और यहीं से शुरू होती है इन दोनों के बीच एक बेहद गहरी और सीरियस बातचीत। इस शांत माहौल में एली अपने दिल का गुबार निकालती है और अपनी लव लाइफ की उलझनों के बारे में डीन को सब कुछ बता देती है। वो उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड शॉन फ्यूचर में वर्मोंट शिफ्ट होकर एक बिल्कुल नॉर्मल सी जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ एली की एक्टिंग की दुनिया में कुछ बड़ा करने के सपने हैं। एली ने बचपन से ही अपने माता पिता के बीच बेइंतहा प्यार और एक दूसरे के लिए जबरदस्त सपोर्ट देखा है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर ऐसी जिंदगी से समझौता नहीं कर सकती जहाँ उसे अपने ही सपनों का गला घोटना पड़े। एली की ये सारी बातें सुनकर डीन उसकी फीलिंग्स को समझता है और उसे एक ऐसी कमाल की सलाह देता है जो सीधे दिल पर लगती है। वो कहता है, जो इंसान हमसे सच्चा प्यार करता है वो हमारे सपनों को भी समझता है और जो हमारे सपनों को नहीं समझ सकता उसे हमारी जिंदगी में रहने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर एली एकदम हैरान रह जाती है। एक ऐसा लड़का जिसकी इमेज हमेशा से एक प्लेबॉय की रही हो, उसके मुंह से इतनी गहरी और मैच्योर बातें सुनना एली ने तो सपने में भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। बातों बातों में डीन उसे साफ साफ बता देता है कि आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है, क्योंकि उसे सिर्फ कैजुअल और टाइम पास रिश्तों में ही दिलचस्पी है। इसी बीच अचानक एली के फोन पर मैसेज आने लगते हैं। शॉन की यादों में एली फिर से उदास ना हो जाए, इसलिए डीन उसका फोन अपने हाथ में ले लेता है। वो फोन में अपना नंबर सेव करता है और एली से कहता है कि जब भी शॉन से उसका ब्रेकअप हो जाए और उसे अपनी जिंदगी में किसी बदलाव की जरूरत महसूस हो तो वो बेझिझक उसे कॉल कर सकती है। लेकिन एली उसकी इस बात को सिरे से नकार देती है और चिढ़कर उसका नंबर डू नॉट कॉल के नाम से सेव कर लेती है। लेकिन वक्त का खेल तो देखिए, कुछ ही दिनों बाद सच में एली और शॉन का ब्रेकअप हो जाता है। एली अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी और काफी तनाव में थी। उसका मन बार बार शॉन को कॉल करने के लिए तड़प रहा था, लेकिन पता है उसने आखिरकार किसे कॉल किया? डीन को। बस यहीं से इन दोनों की कहानी एक नया मोड़ लेती है। जो मुलाकात सिर्फ एक बार के कैजुअल टाइम पास के तौर पर शुरू हुई थी, वो अब छुप छुप कर मिलने के सिलसिलों में बदल गई थी। हर बार जब भी वो दोनों साथ वक्त बिताते, एली बड़े भरोसे से कहती कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है, लेकिन इसके बावजूद वो बार बार एक दूसरे की तरफ खिंचे चले आते और उनके बीच दूरियां कम होने लगती। हद तो तब हो गई जब थैंक्सगिविंग की छुट्टियों में भी एली अपनी सबसे अच्छी दोस्त हाना से झूठ बोलकर डीन के साथ चली जाती है। वहां पहुंचकर एली पहली बार डीन का बेहद आलीशान और बड़ा सा घर देखती है।
डीन भले ही उस दिन अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा था, लेकिन एली के साथ वक्त बिताना उसे अंदर से बहुत खुशी दे रहा था। उस शानदार घर में दोनों साथ बैठकर चेस खेलते हैं और बातों के जरिए एक दूसरे को और भी करीब से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस खूबसूरत माहौल में अचानक से ब्रेक लगता है। हैना का एक फोन कॉल एली को सपनों की दुनिया से खींचकर वापस हकीकत में ला पटकता है। उसे अचानक इस बात का गहरा एहसास होने लगता है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड हैना से बातें छुपाकर उसे बहुत बड़ा धोखा दे रही है। साथ ही शॉन से ब्रेकअप हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे। ऐसे में तुरंत किसी और के साथ रिश्ते में जुड़ना भी उसे बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। बस इसी गिल्ट और उलझन में फंसी एली अचानक ही वहाँ से बिना कुछ सोचे समझे निकल जाती है। एली का इस तरह अचानक चले जाने से डीन पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका ये सीक्रेट रिश्ता इस तरह अचानक टूट जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कहानी में एक अलग ही ट्रैक चल रहा था। हैना और गैरेट अपनी लव लाइफ में बेहद खुश थे और उनका रिश्ता बड़ी ही खूबसूरती से आगे बढ़ रहा था। एक दिन की बात है, हैना अपने आने वाले म्यूजिक शोकेस के लिए एक गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी गैरेट वहां आ जाता है। हैना बड़े चाव से उसे अपनी नई धुन सुनाती है। उसकी आवाज और धुन तो बहुत प्यारी थी, लेकिन गैरेट को उन लिरिक्स का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। सच कहूँ तो खुद हैना भी उन शब्दों से कुछ खास खुश नहीं थी। लिरिक्स जस्टिन ने लिखे थे और हैना को लग रहा था कि उन्हें पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। लेकिन टेंशन की बात ये थी कि शोकेस में अब सिर्फ 2 ही हफ्ते बचे थे। दरअसल पहले हैना को जस्टिन पर थोड़ा क्रश था, शायद इसीलिए तब उसे वो लिरिक्स अच्छे लगे थे। पर अब वो इसी सोच में डूबी थी कि जस्टिन को बिना बुरा लगाए ये कैसे बताए कि उसके लिखे शब्द काम नहीं कर रहे हैं। और पता है उसने अपनी ये सारी उलझने गैरेट को कैसे बताई? बड़े ही मजेदार अंदाज में, एक गाने की तरह गाकर। अपने इस मजेदार गाने के आखिर में उसने मजाक मजाक में ये भी गा दिया कि गैरेट उससे कितना प्यार करता है। लेकिन यहाँ माहौल अचानक से सीरियस और रोमांटिक हो जाता है। गैरेट कोई मजाक नहीं करता, बल्कि पूरी शिद्दत और सच्चाई से हैना की आंखों में देखकर कहता है कि वो सच में उससे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर हैना भी अपने जज्बात नहीं रोक पाती और अपने प्यार का इजहार कर देती है। दोनों का पहली बार एक दूसरे से आई लव यू कहने का वो पल सच में बहुत ही प्यारा और जादुई था। इस खूबसूरत मोमेंट के बाद हैना कुछ दिनों के लिए गैरेट के घर शिफ्ट होने का फैसला करती है। इसी बीच हम देखते हैं कि हैना और एली एक साथ बैठकर अपनी अपनी लव लाइफ के बारे में गहरी बातें कर रही हैं। एली के दिमाग में अभी भी वही पुरानी कश्मकश चल रही थी। उसे लग रहा था कि शॉन से ब्रेकअप होने के इतने जल्दी बाद किसी और रास्ते पर बढ़ना कहीं उसकी बहुत बड़ी गलती तो नहीं है। उसके मन में एक गिल्ट था कि क्या उसने अपने पिछले रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश नहीं की। ऐसे में एक सच्ची दोस्त की तरह हैना उसे समझाती है और तसल्ली देती है। वो एली से कहती है कि अगर शॉन उसके लिए सही इंसान नहीं था तो आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है और जिंदगी में सही वक्त आने पर कोई सही इंसान जरूर मिलेगा। हैना की बातें सुनकर एली को थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन वो साफ कर देती है कि फिलहाल वो किसी भी तरह के सीरियस रिलेशनशिप में पड़ना नहीं चाहती। एली हैना से साफ कहती है कि उसे बस अपने रूटीन से एक ब्रेक चाहिए, इसलिए वो एक कैजुअल हुकअप चाहती है। लेकिन हैना अपनी दोस्त को बहुत अच्छे से जानती है। उसे पता है कि एली के लिए बिना इमोशंस के कोई रिश्ता निभाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो हमेशा से रिलेशनशिप्स को बहुत सीरियसली लेती आई है। खैर जो भी हो, हैना हमेशा की तरह अपनी दोस्त का साथ देने का वादा करती है। अब सीन शिफ्ट होता है उसी रेस्टोरेंट में जहाँ एली और हैना काम करती हैं। आज यहाँ हॉकी टीम का एक बहुत ही जरूरी फंडरेजर इवेंट चल रहा है। इस पूरे इवेंट का करता धरता लोगन है। इवेंट में माहौल सेट करने के लिए जस्टिन का बैंड भी परफॉर्म कर रहा है। इसी बीच डीन एली पर लाइन मारने का कोई मौका नहीं छोड़ता और उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है। पहले तो एली उसे बिल्कुल भाव नहीं देती और कहती है कि वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, लेकिन तभी गेम पलट जाता है। डीन और गैरेट की टेबल पर कुछ और लड़कियों को फ्लर्ट करता देख एली को अचानक से जेलसी होने लगती है। जलन के मारे एली आखिरकार डीन से बात करने चली जाती है। दोनों एक फोटो बूथ के अंदर जाते हैं, जहाँ एली उसे एकदम क्लियर शब्दों में बता देती है कि ये सब सिर्फ मजे के लिए है, इसमें कोई सीरियस फीलिंग्स या कमिटमेंट नहीं होगा। इतना कहकर वो डीन को रात में अपने घर आने का इन्विटेशन देती है और वहाँ से निकल जाती है। उधर गैरेट कल होने वाले एक बहुत बड़े और टफ मैच की टेंशन में घुला जा रहा है। सामने वाली टीम बहुत खतरनाक है, इसलिए उनका ये मैच जीतना बेहद जरूरी है। हैना उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी डीन माइक पर ऑक्शन विनर्स के नाम अनाउंस करने लगता है और यहीं पर होता है सबसे बड़ा ब्लंडर। ऑक्शन के एक प्राइज में फेमस हॉकी प्लेयर फिल ग्राहम से मिलने का मौका रखा गया था, जो असल में गैरेट के पिता थे। ये सब कुछ लोगन ने गैरेट से एक बार भी पूछे बिना अरेंज कर दिया था। गैरेट को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उनके पिता का नाम इस तरह बीच में घसीटा जाए। वो सीधा जाकर लोगन पर बुरी तरह फट पड़ता है और दोनों के बीच भयंकर बहस हो जाती है। लोगन भी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाता और उसे सुनाते हुए कहता है कि हम जैसे आम प्लेयर्स को हॉकी खेलने के लिए पैसों का कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, हमारे लिए ये फंडरेजर बहुत मायने रखते हैं। ये कहकर लोगन वहाँ से झल्लाते हुए चला जाता है। अभी इस ड्रामे की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि इवेंट में एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। स्टेज पर परफॉर्म कर रहा जस्टिन बिना हैना की परमिशन के अपना लिखा हुआ नया गाना पूरी पब्लिक के सामने गाने लगता है। अपने खुद के गाने को बिना पूछे इस तरह इस्तेमाल होते देख हैना को बहुत बड़ा झटका लगता है और उसका मूड पूरी तरह खराब हो जाता है। गाना खत्म होने के बाद जब जस्टिन खुशी खुशी स्टेज से नीचे आता है
तो हैना गुस्से में उससे पूछती है कि उसने अधूरा गाना सबके सामने क्यों गाया। वो साफ कह देती है कि उन लिरिक्स का कोई सिर पैर नहीं है और उन्हें सब कुछ एकदम शुरू से लिखना होगा। हैना की ये बातें सुनकर जस्टिन का पारा हाई हो जाता है। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि हैना बार बार उसके लिखे लिरिक्स को बकवास बता रही है। वो चिढ़कर कहता है कि अगर ऐसा है तो वो अपने गाने खुद ही लिख ले और गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हैना और गैरेट साथ बैठकर इस पूरे ड्रामे के बारे में बात करते हैं। हैना इससे पूछती है कि उसने पहले ही लोगन को अपने पिता के अजीब बिहेवियर के बारे में क्यों नहीं बताया, तो इस पर गैरेट बड़े प्यार से जवाब देता है कि अब उसके पास अपनी हर बात शेयर करने के लिए हैना है ना, और उसके लिए बस इतना ही काफी है। उस रात हैना को रेस्टोरेंट में रुककर अपने लिरिक्स पूरे करने थे। साथ ही अगले दिन गैरेट का एक बहुत बड़ा मैच था, इसलिए हैना उसे जल्दी घर जाकर आराम करने के लिए कह देती है। इधर एली को लगता है कि हैना आज रात घर नहीं आएगी, तो वो मौके का फायदा उठाकर डीन को अपने घर बुला लेती है। वो दोनों साथ टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं, तभी एली के फोन पर हैना का मैसेज आता है कि वो घर वापस लौट रही है। ये मैसेज पढ़ते ही एली बुरी तरह पैनिक कर जाती है और हड़बड़ी में डीन को जल्दी से घर के बाहर निकाल देती है। लेकिन जब वो अंदर आती है तो उसकी नजर डीन की जैकेट पर पड़ती है, जो वो जल्दबाजी में वहीं भूल गया था। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। एली को लगता है कि शायद डीन अपनी जैकेट वापस लेने आया होगा, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। बाहर कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड शॉन खड़ा था। एली का हुलिया और वहाँ का माहौल देखकर शॉन को तुरंत समझ आ जाता है कि एली किसी और के साथ है। उसे इस बात से बहुत गहरा धक्का लगता है कि उनके ब्रेकअप को अभी ढंग से कुछ दिन भी नहीं बीते थे और वो इतनी जल्दी मूव ऑन कर गई। वो बेहद उदास और टूटकर वहाँ से लौट जाता है। उधर जब हैना रात को रेस्टोरेंट लॉक करके बाहर निकल रही होती है तो वो गैरेट की टीममेट्स को आपस में किसी बात पर सीरियस चर्चा करते हुए सुन लेती है। वो सब कल होने वाले मैच की ऑपोजिट टीम सेंट एंथनीज के एक नए प्लेयर एरन डिलेनी के बारे में बात कर रहे थे। वो आपस में बात कर रहे थे कि एरन कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है और अगर कल के मैच में उन्होंने गैरेट के प्लान के हिसाब से नहीं खेला तो उनके लिए जीतना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जैसे ही हैना के कानों में एरन नाम पड़ता है, उसे अचानक एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। वो घबराहट में तुरंत अपने फोन पर उसकी फोटो सर्च करती है और स्क्रीन पर उसका चेहरा देखते ही हैना के हाथ बुरी तरह कांपने लगते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि वही इंसान था जिसने पास्ट में हैना को बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया था। आज भी हैना को जो पैनिक अटैक्स आते हैं, उसका असली जिम्मेदार भी यही था। जब हैना को यह एहसास होता है कि गैरेट कल उसी दरिंदे के खिलाफ मैदान में उतरने वाला है, तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। डर और खौफ के मारे उसकी सांसें अटकने लगती हैं और वो बदहवास होकर सड़क पर भागने लगती है। इसी बेहद इमोशनल और रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। हैना का वो खौफनाक अतीत एक बार फिर उसे डराने के लिए लौट आया है और अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इसका हैना और गैरेट की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। क्या हैना अपने सबसे बड़े डर का सामना कर पाएगी? ये सब हम जानेंगे इसके अगले एपिसोड्स में। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही और कमाल की एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द इसके अगले पार्ट के साथ। वन डे वन एपिसोड सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब एकदम बढ़िया होंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हॉकी फंडरेजर इवेंट के दौरान सब कुछ उथल पुथल हो गया था और हैना और जस्टिन की म्यूजिकल पार्टनरशिप भी बुरी तरह टूट गई थी। आज हम कहानी को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। पिछले हादसे के गहरे सदमे के बाद अब हैना एक भयंकर मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रही है। जो लड़की हमेशा इतनी एनर्जेटिक और एक्टिव रहा करती थी, आज उसका अपने ही दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं है। मैदान पर डेलानी का वो गोल मारना और अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले उस बेरहम इंसान को अपने ठीक सामने खड़े देखना, ये डरावनी यादें एक बुरे सपने की तरह उसका पीछा कर रही हैं और उसकी रातों की नींद पूरी तरह उड़ चुकी है। वो अंदर से इतनी ज्यादा डिस्टर्ब्ड है कि बैंड प्रैक्टिस के दौरान भी बिल्कुल फोकस नहीं कर पाती। उस घुटन भरे माहौल से बचने के लिए वो अपने पिता की इमरजेंसी का एक झूठा बहाना बनाती है और फौरन वहां से निकल जाती है। जब उसके दोस्त नए गाने की प्रोग्रेस के बारे में पूछते हैं तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता और वो बस बातों को टालकर वहां से कट लेती है। अपने अंदर चल रही इस भयंकर उथल पुथल और स्कॉलरशिप छिन जाने के डर से वो अपने दोस्तों को साफ साफ कह देती है कि वो आने वाले उस बड़े हॉकी मैच को देखने नहीं आ रही है। वहीं दूसरी तरफ रैंसम हॉकी टीम का स्टार प्लेयर गैरेट भी बिल्कुल शांत नहीं है। एक तो पिछले ही दिन टीम मेंबर्स के साथ हुई बहस की टेंशन और उस पर से ऑपोजिट टीम सेंट एंथनीज में एक नए खतरनाक प्लेयर की एंट्री हो चुकी है, एरन डेलानी। गैरेट और उसकी टीम बहुत अच्छे से जानती है कि डेलानी फील्ड पर कितना एग्रेसिव और खूंखार प्लेयर है, लेकिन गैरेट का स्ट्रेस लेवल तब और दुगना हो जाता है जब उसके बचपन के ट्रॉमा की सबसे बड़ी वजह उसका अपना पिता फिल ग्राहम मैच देखने के लिए समय से पहले ही स्टेडियम पहुंच जाता है। गैरेट इस वक्त भयंकर प्रेशर में है। मैदान में उतरने से पहले वो खुद को शांत करने के लिए सिर्फ एक बार हैना से बात करना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से हैना उसका फोन ही नहीं उठाती। इसी बीच कॉलेज कैंपस की ड्रामा बिल्डिंग में एली अपने एक्स बॉयफ्रेंड शॉन से हुए ब्रेकअप की गम में डूबी हुई है।
उसे एक वॉइस मैसेज भेजने के बाद वो उदास खड़ी ही होती है, तभी उसका दोस्त बो वहाँ आ जाता है। वो एली से कहता है कि एक नए ऑडिशन के लिए उसे एज अ रीडर डायलॉग्स पढ़ने में मदद करनी है, जहाँ एक मास्टर क्लास लेने के लिए मशहूर एक्ट्रेस जोआना मैक्सवेल भी आई हुई हैं। इतने बड़े स्टार के साथ खड़े होने का ये मौका एली के टूटे हुए दिल को थोड़ी देर के लिए ही सही पर काफी सुकून देता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम में फाइनली वो बड़ा मैच शुरू हो जाता है। सेंट एंथनीज का प्लेयर डेलानी शुरुआत से ही फुल एग्रेशन में खेल रहा है। उसका इकलौता टारगेट गैरेट है, जिस पर वो जानबूझकर एक से बढ़कर एक खतरनाक हिट्स मारता है, जिससे मैच की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। डेलानी बड़ी चालाकी से गैरेट को चकमा देकर पहला गोल दाग देता है और फिर सबके सामने गैरेट की बेइज्जती करते हुए कहता है, अब पलटवार करके दिखाओ प्रिंसेस। फर्स्ट हाफ खत्म होने के बाद लॉकर रूम में कोच गैरेट को साफ साफ चेतावनी देते हैं कि डेलानी जानबूझकर उसे टारगेट कर रहा है, इसलिए वो अकेले हीरो बनने की कोशिश ना करे और पक्कू जल्दी पास करे। लेकिन गैरेट इस वक्त किसी की सुनने के मूड में नहीं है। वो अंदर से भयंकर गुस्से में है और वो कोच की बात पर एकदम रूड और एग्रेसिव तरीके से रिएक्ट करता है। वहीं अपनी मानसिक उलझनों में फंसी हैना, जो किसी से अपना दिल शेयर नहीं कर पा रही थी, आखिरकार अपने म्यूजिक एडवाइजर डेविड के पास पहुंचती है। डेविड उस वक्त पियानो पर एक बहुत ही खूबसूरत धुन बजा रहे थे, जो उन्होंने अपने बेटे के लिए कंपोज की थी। उस म्यूजिक को सुनकर हैना काफी इमोशनल हो जाती है और भरे हुए गले से कहती है कि वो अपने अंदर का दर्द कभी किसी को नहीं समझा पाएगी। तब डेविड उसे बहुत ही प्यार से समझाते हैं कि अपनी असलियत और अपनी फीलिंग्स दूसरों के साथ शेयर करने से जो मन को सुकून और हीलिंग मिलती है, वो किसी और चीज में नहीं। वो हैना को याद दिलाते हैं कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसके चेहरे पर तुम्हें देखते ही एक सच्ची मुस्कान आ जाती हो और जो तुम्हें पूरी तरह से समझता हो, तो उसे हमेशा अपने करीब रखना। ये बात सुनते ही हैना के दिमाग में तुरंत गैरेट का चेहरा आता है। उसे एहसास हो जाता है कि इस वक्त गैरेट को उसके साथ की कितनी ज्यादा जरूरत है और वो बिना एक पल गंवाए सीधा स्टेडियम की तरफ भागती है। लेकिन इधर मैदान पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सेकेंड हाफ में रैनसम की टीम 3-1 से पीछे हो चुकी है। गैरेट के हद से ज्यादा गुस्से और उसकी लापरवाही की वजह से ये मैच अब पूरी तरह उनके हाथों से फिसलता जा रहा है। इसी बीच मैदान पर डेलानी की गुंडागर्दी अपनी हदें पार करने लगती है। वो जानबूझकर रैनसम टीम के एक अहम प्लेयर बर्डी को इतनी बेरहमी से टक्कर मारता है कि बर्डी सीधे बर्फ पर गिर पड़ता है। सिर पर एक गहरी चोट लगने की वजह से बर्डी को उसी वक्त गेम से बाहर होना पड़ता है। डेलानी की इस गंदी हरकत से रैनसम टीम के खिलाड़ियों का खून खौल उठता है। इस भयंकर फ्रस्ट्रेशन का असर हमें लॉकर रूम में देखने को मिलता है, जहां गैरेट और लोगन के बीच एक बहुत ही तीखी बहस छिड़ जाती है। लोगन सीधा गैरेट पर भड़कते हुए कहता है कि वो बहुत स्वार्थी होकर खेल रहा है। वो उसे ताना मारते हुए कहता है, सिर्फ इसलिए कि तुम फिल ग्राहम के बेटे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करोगे। अपने पिता का नाम सुनते ही गैरेट का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो आपा खोकर लोगन पर हमला करने के लिए झपट पड़ता है। बड़ी मुश्किल से बाकी टीम मेंबर्स बीच बचाव करके उन्हें अलग करते हैं। अपनी ही टीम से निराश और गुस्से में लाल गैरेट जैसे ही लॉकर रूम से बाहर निकलता है, उसे वो इंसान नजर आता है जिसकी उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी, हैना को वहां देखकर गैरेट के बेचैन दिल को एक गजब का सुकून मिलता है। हैना उससे माफी मांगती है कि वो मैच देखने वक्त पर नहीं आ पाई। गैरेट इस वक्त अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ है। वो हैना को बताता है कि उसका गेम कितना खराब चल रहा है और उसे ये भी बताता है कि उसके पिता फिल और सिंडी भी वहां स्टेडियम में मौजूद है। लेकिन यहीं पर हैना उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनती है। वो गैरेट की आंखों में आंखें डालकर उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि उसके पिता का यहाँ होना उसके लिए कोई रुकावट नहीं बन सकता। वो समझाती है कि अपने पिता के खौफ को हराने का बस एक ही तरीका है, इस मैच को हर हाल में जीतना। वो उसे एक गहरी सांस लेने और छोटी छोटी चीजों पर फोकस करके गेम में वापस लौटने की सलाह देती है। हैना के प्यार भरे वो चंद शब्द गैरेट के दिमाग पर लदे उस भारी मेंटल प्रेशर को मिनटों में पिघला देते हैं। मैदान में वापस लौटने से ठीक पहले वो दोनों फाइनली एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। अब मैच के तीसरे पीरियड में मैदान में उतरने वाला गैरेट पहले वाला गैरेट बिल्कुल नहीं है। वो पूरी तरह बदल चुका है। अब वो अकेले गेम जिताने की जिद छोड़ देता है और अपने टीममेट्स पर भरोसा करना शुरू कर देता है। गेम का पूरा नक्शा तब पलट जाता है जब गैरेट एक बेहतरीन असिस्ट देता है और उसका साथी टकर बिना कोई गलती किए उस पर एक शानदार गोल दाग देता है। और इसी कमाल के गोल के साथ रैनसम की टीम इस मैच में एक बार फिर से अपनी धाकड़ वापसी कर लेती है। उधर ड्रामा बिल्डिंग में मशहूर एक्ट्रेस जोआना मैक्सवेल एली की परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस होती हैं और उसकी जमकर तारीफ करती हैं। बातों ही बातों में जोआना उसे ब्रॉडवे की उस टफ और बिजी लाइफ के बारे में बताती हैं, जहां काम की प्रेशर में उन्हें कभी प्यार या रिलेशनशिप के लिए वक्त ही नहीं मिल पाया। ये सुनकर एली का भी दर्द छलक आता है। वो जोआना को अपने रीसेंट ब्रेकअप के बारे में बताती है और कहती है कि शॉन ने उस पर इल्जाम लगाया था कि वो कभी किसी रिलेशनशिप के बिना अकेले रह ही नहीं सकती। अब वो बस खुद को साबित करना चाहती है कि वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है और उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इस पर जोआना उसे एक बड़ी ही अजीब सी एडवाइस देती हैं।
वो कहती है कि इसे साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है एक नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड एक्सपीरियंस, यानी बिना किसी कमिटमेंट या सीरियस फीलिंग्स के किसी अजनबी के साथ बस थोड़ा कैजुअल वक्त बिताना। जोएना की बात मानकर एली एक अनजान शख्स से मिलकर इस नए एक्सपीरियंस को ट्राई करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो दोनों पास ही के एक बार में पहुंच जाते हैं। अब कहानी में मैदान के अंदर और बाहर दोनों ही जगह एक नया मोड़ आ चुका है। बार में एली की मुलाकात कार्टर नाम के एक हैंडसम लड़के से होती है। जोएना की एडवाइस के मुताबिक एली उसके साथ कैजुअल तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश तो करती है, लेकिन जल्द ही उसे अंदर से एहसास हो जाता है कि वो ये सब नहीं कर सकती। वो कार्टर से बिल्कुल सच सच कह देती है कि वो ऐसी लड़की नहीं है जो बिना प्यार के किसी के भी साथ ऐसे ही करीब आ जाए, क्योंकि वो एक सीरियल मोनोगमिस्ट है। और सच तो ये है कि उसके दिल में पहले से ही कोई और बसा हुआ है। कार्टर को एली की ये ईमानदारी बहुत अच्छी लगती है। वो उसकी प्रॉब्लम समझते हुए उसे एक बड़ी ही मजेदार सी डील ऑफर करता है। कार्टर कहता है कि वो उसे किस करेगा और उस किस के सहारे वो जाकर अपनी दोस्त जोएना के सामने एक झूठी और एक्साइटिंग स्टोरी बनाकर अपनी डींगे हाँक सकती है कि उसका ये कैजुअल एक्सपीरियंस कितना अमेजिंग रहा। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ एक प्यारा सा किस शेयर करते हैं और एली अपनी फेक स्टोरी सुनाने के लिए वापस जोएना के पास लौट जाती है। उधर मैदान में मैच अब अपने आखिरी और सबसे रोमांचक 2 मिनटों में पहुंच चुका है। गैरेट और लोगन की आपसी अनबन अब खत्म हो चुकी है और दोनों एक बेहतरीन टीम वर्क दिखाते हुए एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन असली बवाल तो तब मचता है जब गेम के आखिरी फेस ऑफ में गैरेट और डेलानी आमने सामने आते हैं। डेलानी अपनी गंदी चाल चलते हुए गेम से हटकर गैरेट का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। वो हैना के कैरेक्टर पर कीचड़ उछालता है और उसके लिए बेहद घटिया और भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करता है। अपनी हैना के लिए ऐसी नीच बातें सुनकर गैरेट के अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ता है। वो अपना सारा आपा खोकर डेलानी पर जानवरों की तरह टूट पड़ता है। उसे मैदान पर ही बेरहमी से पीटने लगता है। मैदान पर हुई इस भयानक हाथापाई का अंजाम ये होता है कि कोच गुस्से में आकर गैरेट को अगले 4 मैचों के लिए सस्पेंड कर देते हैं। मैच खत्म होने के बाद जब गैरेट बाहर निकल रहा होता है तो उसका सामना अपने पिता फिल से होता है। हैरान करने वाली बात यह थी कि गैरेट ने जो मैदान पर दरिंदगी दिखाई, फिल को उस पर शर्मिंदगी नहीं बल्कि बहुत गर्व महसूस हो रहा था। वो इसे पुराने जमाने का रफ एंड टफ हॉकी स्टाइल बताकर गैरेट की तारीफ करता है। अपने बाप के मुंह से ये बातें सुनकर गैरेट को घिन आने लगती है। वो अपना सालों पुराना दर्द बाहर निकालते हुए उन चोटों का जिक्र करता है जो उसके पिता ने बचपन में हॉकी इंजरी का बहाना बनाकर असल में उसके जिस्म पर दिए थे। गैरेट साफ शब्दों में अपने पिता की आंखों में देखकर कहता है कि मैं कभी भी तुम्हारी तरह एक बेरहम इंसान नहीं बनूंगा। लेकिन इसके जवाब में उसका बाप एक बड़ी ही खौफनाक मुस्कान के साथ कहता है, तुम तो पहले से ही बिल्कुल मेरे जैसे बन चुके हो। बाप का ये ताना गैरेट को अंदर तक चकनाचूर कर देता है। वो चिल्लाकर कहता है कि आज से उनका रिश्ता खत्म और वो उसकी जिंदगी में दोबारा अपनी मनहूस शक्ल ना दिखाए, और फिर गुस्से में वहां से चला जाता है। जब गैरेट पार्किंग एरिया में पहुंचता है तो देखता है कि हैना वहीं उसका इंतजार कर रही है। लेकिन सुकून के 2 पल बिताने की बजाय उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी और तीखी बहस छिड़ जाती है। हना रोते हुए गैरेट से कहती है कि डेलानी के साथ ऐसी क्रूरता दिखाकर उसने खुद अपने ही हाथों अपना करियर और अपना फ्यूचर बर्बाद कर लिया है। वो एक गहरे गिल्ट में डूब जाती है और कहती है कि जब भी कोई उसके लिए स्टैंड लेने की कोशिश करता है तो चीज़ें हमेशा और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। उसे लगता है कि उसके उस भयानक अतीत की वजह से पहले भी कई लोगों की जिंदगियां तबाह हुई हैं और अब गैरेट भी उसी रास्ते पर जा रहा है। लेकिन इस पूरी बहस में गैरेट का दिल जिस बात से सबसे ज्यादा टूटता है वो थी हना की आंखें। गैरेट साफ देख सकता था कि हना की आंखों में उसके लिए प्यार की जगह अब एक अजीब सा खौफ नजर आ रहा था। हना का वो डरा हुआ चेहरा गैरेट को एक भयानक सदमे में डाल देता है। उसे अपना सबसे बड़ा डर सच होता हुआ महसूस होने लगता है कि कहीं वो सच में अपने उस खूंखार और बेरहम बाप जैसा तो नहीं बनता जा रहा। गैरेट को ये एहसास हो जाता है कि वो हना के लिए कभी एक अच्छा पार्टनर नहीं बन सकता। भारी मन से वो हना से कहता है कि उन दोनों का रिश्ता अब यहीं खत्म होता है और उसे वहीं रोता छोड़कर चला जाता है। गैरेट की ये बात हना को पूरी तरह से चकनाचूर कर देती है। वो बेतहाशा दर्द और हताशा के साथ अपनी साइकिल से वापस लौट रही होती है कि अचानक उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो बुरी तरह नीचे गिर पड़ती है। उस भयानक मेंटल ब्रेकडाउन के बीच वो वहीं ज़मीन पर बैठकर अपनी माँ को कॉल करती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वो सिसकते हुए अपनी माँ को अपनी स्कॉलरशिप छिन जाने और गैरेट के साथ हुए दर्दनाक ब्रेकअप के बारे में बताती है। अपने उस पुराने केस को लेकर वो खुद को कोसने लगती है और कहती है कि उसी की वजह से उसके माता पिता की ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई और इस सब के लिए सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेदार है। लेकिन दूसरी तरफ से उसकी माँ उसे बहुत प्यार से संभालती है। वो उसे यकीन दिलाती हैं कि उसे अपने दिल में ज़रा सा भी गिल्ट पालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस रात एक पार्टी में जाने के अलावा हना की कोई गलती नहीं थी। वो हना को दिलासा देती हैं कि कॉलेज की फ़ीस का इंतज़ाम वो लोग किसी न किसी तरह कर लेंगे और वो अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करती हैं।
माँ के मुंह से निकले वो प्यार भरे शब्द हना के तड़पते दिल पर मरहम का काम करते हैं और उसे एक गहरा सुकून देते हैं। इसके बाद जब हना अपने हॉस्टल के कमरे में अकेली उदास होती है, तब एली वहाँ आती है। एली उससे बिना कोई सवाल पूछे बस खामोशी से उसे अपने सीने से लगा लेती है और एक सच्चे दोस्त की तरह उसका सहारा बनती है। वहीं दूसरी तरफ जब गैरेट अपने घर वापस लौटता है तो वो भी अंदर से पूरी तरह खामोश और टूटा हुआ है। उसकी आंखों में वो गहरा दुख साफ नजर आ रहा है। उसे इस कदर उदास देखकर लोगन उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। और इन्हीं भारी जज्बातों और दिल छू लेने वाले पलों के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस इमोशनल कहानी के अगले एपिसोड की बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ हम बहुत जल्द वापस लौटेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी राय हमें नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं। शुक्रिया। वन डे वन एपिसोड सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड का अंत सच में किसी झटके से कम नहीं था। एकदम अचानक से हैना और गैरेट का जो ब्रेकअप हुआ था उसने दोनों को बुरी तरह तोड़ दिया था। आज का ये नया चैप्टर उन्हीं दोनों के अधूरे और टूटे हुए दिलों के दर्द से शुरू होता है। कॉलेज में दोनों एक दूसरे को ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे कभी जानते ही ना हो, पर हकीकत तो ये है कि अंदर ही अंदर ये जुदाई दोनों को बराबर तड़पा रही है। अपने इस गम को भुलाने के लिए हैना अपना पूरा ध्यान अपने रेस्टोरेंट की जॉब पर लगाने की कोशिश करती है, पर वहाँ एक अजीब ही सीन चल रहा होता है। रेस्टोरेंट में ऑर्डर देने आए कॉलेज के लड़के हैना को देखते ही डर के मारे कांपने लगते हैं। हैना पूरी तरह से कंफ्यूज थी कि आखिर इन लोगों को हो क्या गया है। तभी उसका दोस्त शॉन उसे एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल पूरे कैंपस में एक अफवाह आग की तरह फैल चुकी थी कि अगर किसी भी लड़के ने हैना से बात करने की कोशिश भी की तो गैरेट उसे पीट पीट कर जान से मार देगा। ये सुनते ही हैना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सीधा लड़कों के लॉकर रूम में धड़धड़ाते हुए घुस जाती है। वहां जाकर वो गैरेट को वार्निंग देती है कि अपनी इन हरकतों से मेरे कस्टमर्स को डराना बंद करो। लेकिन ट्विस्ट तो ये था कि गैरेट को इस बारे में कुछ पता नहीं था। ये सब सिर्फ उसके दोस्तों की फैलाई हुई एक मनगढ़ंत अफवाह थी। गैरेट बड़े ही रूखेपन से हैना से कहता है, तुम जिसके साथ चाहो जा सकती हो, मैं बीच में नहीं आऊंगा। लेकिन उसके मुंह से निकले ये शब्द हैना के दिल को और भी ज्यादा छलनी कर देते हैं। खैर, इधर गैरेट की जिंदगी में इससे भी बड़ा तूफान उसका इंतजार कर रहा था। पिछली लड़ाई की वजह से उसे पहले ही 4 मैचों से सस्पेंड किया गया था, पर अब एसोसिएशन उसे दोबारा बुलावा भेजती है। हुआ ये था कि गैरेट ने प्रोफेशनल टीम ब्रूइंस के साथ ट्रेनिंग करते हुए अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। ये सीधे सीधे एमेच्योर प्लेयर नियमों का उल्लंघन था। इस एक गलती की वजह से एसोसिएशन फैसला सुनाती है कि ब्रायर यूनिवर्सिटी ने अब तक जितने भी मैच जीते हैं वो सभी रद्द माने जाएंगे। एक ही झटके में उनके 13 जीतों का शानदार स्कोर सीधा 0 पर आ गिरा था। ये देखकर गैरेट पूरी तरह से टूट गया था। उसे इस बात का पछतावा खाए जा रहा था कि उसकी एक छोटी सी नालावाही की वजह से उसकी पूरी टीम की दिन रात की मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। इसी मायूसी के बीच कोच उसके पास आते हैं और उससे एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछते हैं, तुम आखिर हॉकी खेलते क्यों हो? अपने अंदर का गुस्सा निकालने के लिए या इसलिए क्योंकि तुम सच में इस खेल से प्यार करते हो? अब सवाल ये था कि इतनी बड़ी मुसीबत से गैरेट और उसकी हॉकी टीम बाहर कैसे निकलेगी। उनकी सारी जीत कैंसिल हो चुकी थी और पॉइंट्स टेबल में वो सबसे नीचे आ गिरे थे। ब्रायर हॉकी टीम को बचाने के लिए अब एक नई स्ट्रैटेजी की सख्त जरूरत थी। उनके बेस्ट फॉरवर्ड प्लेयर बर्डिक को चोट लग गई थी, इसलिए टकर और लोगन टीम में हंटर डेवनपोर्ट नाम के एक शानदार डिफेंडर को लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन डीन इस बात के सख्त खिलाफ था, क्योंकि हंटर और डीन की बहन समर के बीच पास्ट में कुछ अनबन हुई थी। इसी वजह से डीन साफ कह देता है कि वो हंटर के साथ तो बिल्कुल नहीं खेलेगा। इधर ब्रेकअप के दर्द में डूबी हैना को उसकी दोस्त एली संभालने की कोशिश कर रही है। एली उसे समझाती है कि वो उदास ना रहे, जिंदगी को थोड़ा हल्के मिले और नए लोगों से मिलकर खुश रहने की कोशिश करे। दिलचस्प बात तो ये थी कि एली खुद भी किसी सीरियस रिलेशनशिप में पड़ने से बच रही थी। वो डीन से मिलती है और उसके सामने एक बड़ी ही अजीब शर्त रखती है। वो कहती है कि हमारा रिश्ता ज्यादा सीरियस ना हो जाए, इसलिए हम दोनों को दूसरे लोगों को भी डेट करना चाहिए। डीन पहले तो ये सुनकर चकरा जाता है, लेकिन एली को खोने के डर से वो इस अजीब शर्त के लिए मान जाता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे इमोशनल पल तो तब आता है जब हैना और एली के बीच एक बहुत ही गहरी बातचीत होती है। हैना पहली बार एली के सामने अपना दर्द बयान करती है। वो बताती है कि हाई स्कूल के दिनों में उसके साथ कितनी दरिंदगी हुई थी, एक ऐसा खौफनाक हादसा जिसने उसकी पूरी जिंदगी पलट कर रख दी थी। हैना भारी मन से मानती है कि उसी भयानक धोखे और ट्रॉमा की वजह से वो कभी दोबारा कोई गाना नहीं बना पाई।
ये सुनकर एली उसे गले लगा लेती है और बड़े प्यार से कहती है कि उसे ये बात पहले से पता थी, बस वो हैना के खुद बताने का इंतजार कर रही थी। एक सच्ची दोस्त के इन शब्दों ने हैना के अंदर जैसे एक नई जान फूंक दी। अपने दिल का इतना भारी बोझ हल्का करने के बाद हैना को फिर से अपने म्यूजिक की तरफ लौटने की हिम्मत मिल गई। अपने एक नए गाने के लिए हॉकी की असली आवाजें रिकॉर्ड करने के लिए वो जूल्स की मदद से हॉकी रिंक में पहुंचती है। वहां उसे गैरेट दिखता है, जो सस्पेंड होने के बावजूद अकेला वहां बेचैनी से स्केटिंग कर रहा था। अपना करियर और प्यार दोनों खोने के बाद गैरेट इतना टूट चुका था कि वो हैना से हॉकी हमेशा खेलने छोड़ने की बात कहता है। वो बड़े ही कंफ्यूजन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हॉकी खेल भी क्यों रहा है। क्या वो बस अपने पिता की गुस्सैल परछाई बनकर रह गया है, या फिर हॉकी में उसकी खुद की भी कोई अलग पहचान है। ऐसे मुश्किल वक्त में हैना एक बार फिर उसे सही रास्ता दिखाती है। हैना उससे एक बहुत ही गहरी बात समझाती है। वो गैरेट से कहती है कि तुम हॉकी अपने पिता के लिए नहीं, बल्कि अपने उन दोस्तों के लिए खेलते हो जो तुम्हारे लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं। हैना के ये शब्द गैरेट के लिए किसी आई ओपनर से कम नहीं थे। उसकी जैसे आंखें खुल गई। जब गैरेट मैदान पर हुए उस झगड़े का वीडियो दोबारा देखता है तो उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। वो देखता है कि जब गुस्से में उसका खुद पर से कंट्रोल पूरी तरह हट गया था, तब उसका जिगरी दोस्त लोगन ही था जो अपनी परवाह किए बिना उसे वहां से खींचकर बचाने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखकर गैरेट सीधा लोगन के पास जाता है और अपनी हरकतों के लिए उससे माफी मांगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, गैरेट पहली बार अपना वो डर लोगन के सामने खोल कर रख देता है जिसे वो सालों से अपने सीने में दबाए बैठा था। वो बताता है कि उसे अंदर ही अंदर कितना डर लगता है कि कहीं वो भी अपने पिता की तरह एक गुस्सैल और खौफनाक इंसान ना बन जाए। दूसरी तरफ डीन की जिंदगी में एक अलग ही क्राइसिस चल रहा था। एली ने जो उसे दूसरे लोगों को डेट करने वाला अजीब सा असाइनमेंट दिया था, उसे पूरा करने के लिए डीन दूसरी लड़कियों के करीब जाने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसे किसी में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं होती। लोगन से बात करते हुए अचानक डीन को अपने सच्चे एहसासों का अंदाजा हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि एली उसके लिए कोई टाइम पास या मजाक नहीं, बल्कि वो उससे बेइंतहा और सच्चा प्यार करने लगा है। डीन ठान लेता है कि इससे पहले कि कोई और लड़का एली की जिंदगी में एंट्री मारे, वो खुद जाकर अपने दिल की सारी बात उसे बता देगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो ये था कि एली अपनी ही धुन में उस चैलेंज को पूरा करने निकल चुकी थी। डीन को दिए गए चैलेंज के चक्कर में वो एक अजनबी लड़के से मिलती है और बहुत ही कम वक्त में उनके बीच एक अच्छा कनेक्शन भी बन जाता है। पर तभी एली के फोन पर उसकी दोस्त हैना के म्यूजिक कंपटीशन का मैसेज आता है। मैसेज देखते ही एली उस लड़के का नाम और नंबर पूछे बिना ही वहां से तुरंत भाग खड़ी होती है, क्योंकि उसके लिए उसकी दोस्त ज्यादा जरूरी थी। और इसी बीच दूसरी तरफ हॉकी टीम की कहानी में भी एक बिल्कुल नया और रोमांचक चैप्टर शुरू होने जा रहा था। गैरेट के बिना टीम का पहला मैच बस शुरू होने ही वाला था कि तभी गैरेट लॉकर रूम में पहुंच जाता है। वहां जाकर वो सबके सामने अपने दोस्तों से दिल से माफी मांगता है। वो खुलेआम अपनी गलती कबूल करता है कि वो एक अच्छा कैप्टन कभी नहीं बन पाया और उसके बेकाबू गुस्से और स्वार्थ ने कई बार उसकी ही टीम को गहरी चोट पहुंचाई। इसके बाद वो लोगन को टीम का नया कैप्टन घोषित करता है और सभी को मैच के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता है। गैरेट के इन जज्बाती शब्दों ने टीम के अंदर जैसे एक नई आग भर दी थी। मैदान में उतरते ही टीम ने ऐसा तूफानी खेल दिखाया कि एक शानदार जीत उनके नाम हो गई। मैच खत्म होते ही एली को याद आता है कि हैना का म्यूजिक शो शुरू होने वाला है। वो तुरंत डीन से कहती है कि वो किसी भी तरह गैरेट को वहां लेकर आए। डीन भी बिना कोई सवाल किए गैरेट को जबरदस्ती अपने साथ खींचते हुए शो की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर शो में हैना, जो पहले डरकर इस कंपटीशन से पीछे हट चुकी थी, आज अपने अतीत के दर्द और खौफ को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर अपना नया गाना गाने के लिए स्टेज पर कदम रखती है। उसने अपने गाने में अपनी जिंदगी के सफर और उन तकलीफों से मिली नई हिम्मत को इतनी खूबसूरती से पिरोया था कि वहां बैठे गैरेट समेत हर एक इंसान की आंखें नम हो गईं। उसने अपने सुरों के जरिए पूरी दुनिया को बता दिया कि अपने अतीत की उसी टूटी हुई लड़की की वजह से ही आज वो इतनी मजबूत इंसान बन पाई है। हैना की इस जादुई परफॉर्मेंस के बाद गैरेट सीधा दौड़कर उसके पास जाता है। वो उसकी हिम्मत और सच्चाई की जमकर तारीफ करता है और बड़े प्यार से कहता है कि हैना की वजह से ही वो आज एक बेहतर इंसान बन पाया है। इसी के साथ वो हैना से अपने रिश्ते के लिए एक दूसरा मौका मांगता है। हैना भी थोड़ी सी मस्ती भरे अंदाज में उसकी बात मान लेती है और फाइनली ये दोनों एक बार फिर साथ आ जाते हैं। इसके बाद सारे दोस्त मिलकर रेस्टोरेंट में इस जीत का जोरदार जश्न मनाते हैं। हालांकि हैना को उस कंपटीशन में पहला मुकाम तो नहीं मिला, लेकिन उसकी शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत उसे एक बेहतरीन इंटर्नशिप जरूर मिल जाती है। जश्न का ये माहौल चल ही रहा था कि तभी डीन एली से बात करने के लिए उसके पास आता है। वो एली के सामने अपने दिल की बात खोल कर रख देता है। वो बताता है कि वो उसका दिया हुआ दूसरे लोगों को डेट करने वाला असाइनमेंट पूरा नहीं कर पाया क्योंकि उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ एली ही छाई हुई थी। लेकिन अफसोस, डीन ने अपने प्यार का इजहार करने में बहुत देर कर दी थी।
एली भारी मन से और उदास होकर उसे बताती है कि वो अपना असाइनमेंट पहले ही पूरा कर चुकी है। अभी वो दोनों इसी बात को लेकर उलझे हुए थे कि तभी वहाँ एक और शख्स की एंट्री होती है। और दोस्तों, यहाँ आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एली ने पिछले दिन जिस अजनबी लड़के से मिलकर इतनी जल्दी नजदीकियां बढ़ाई थी, वो कोई और नहीं बल्कि हंटर डेवनपोर्ट था। जी हाँ, वही हंटर जिसे उनकी टीम में लाने की बात चल रही थी और जिससे डीन दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता है। हंटर वहाँ अचानक देखकर और एली का कनेक्शन समझते ही डीन का खून खौल उठता है। वो अपना पूरा आपा खो बैठता है और हंटर से बुरी तरह लड़ने लगता है। मामला तब और उलझ जाता है जब लोगन आकर एक ऐसा बम फोड़ता है जिससे सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो खुलासा करता है कि हंटर कोई और नहीं बल्कि उनकी हॉकी टीम का नया डिफेंडर है। इसी जोरदार झटके और एक बहुत बड़े सवालिया निशान के साथ ये सीजन यहीं खत्म हो जाता है। प्यार और दोस्ती अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां से कहानी का अगला चैप्टर क्या मोड़ लेगा, ये सोचना भी रोमांचक है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कीमती सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ऐसे ही और भी कमाल की फिल्मों और वेब सीरीज की कहानियों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।